नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लेगेसी लर्नर्स में। आज की इस विशेष वीडियो में हम कक्षा 11वीं इतिहास के सभी अध्यायों को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी बेहतरीन एनिमेशन के साथ, ताकि हर विषय आपको स्पष्ट रूप से समझ आए और लंबे समय तक याद रहे। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या दौरान, ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होने वाली है। तो चलिए इतिहास को आसान और रोचक बनाते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन। आज हम कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लेखन और नगरीय जीवन। यह अध्याय मेसोपोटामिया के बारे में है, जिसे विश्व की पहली सभ्यताओं में से एक माना जाता है। मेसोपोटामिया ने विश्व को दो महत्वपूर्ण चीजें दी, लेखन और नगरीय जीवन। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जल्दी से खंड 1 का पुनरावलोकन करें, ताकि हम इस नए अध्याय में मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ सकें। खंड 1 में हमने सीखा कि मानव विकास लगभग 6 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में शुरू हुआ। मनुष्यों ने जीवित रहने के लिए पत्थर के औजार विकसित किए, शिकार संग्रह जीवन शैली से कृषि की ओर बढ़े और धीरे धीरे समाज बनाए। पहली बस्तियां और कृषि का विकास लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुआ, जिसे हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। हालांकि नगरीकरण यानी शहरों का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में देखा गया। अब हम इस सभ्यता के विकास को विस्तार से समझेंगे। लेखन और नगरीय जीवन शुरू। मेसोपोटामिया और इसका भूगोल। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच था, जो आज इराक में है। इस क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और खेती के लिए आदर्श थी। मेसोपोटामिया में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। पहला, उत्तरी मेसोपोटामिया। यह एक पहाड़ी और उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ पत्थर और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। दूसरा, दक्षिणी मेसोपोटामिया। यह एक सपाट और शुष्क क्षेत्र था, लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के आसपास की बाढ़ वाली भूमि ने सिंचाई के माध्यम से कृषि को संभव बनाया। सिंचाई का अर्थ है नहरों या खाइयों के माध्यम से खेतों तक पानी लाना। ये भौगोलिक कारक वे कारण थे जिनके चलते मेसोपोटामिया में पहली उन्नत सभ्यताएं बनी। नगरीकरण का महत्व। मेसोपोटामिया के विकास का प्रमुख बिंदु था नगरीकरण यानी नगरीय जीवन का विकास। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर विकसित हुए, जहां लोग विभिन्न कार्यों के लिए एकत्र हुए। शहर बनाने का मुख्य कारण था कि लोग एक केंद्रीकृत स्थान पर एकत्र हो सकें, जहां व्यापार, शिल्प निर्माण और शासन आसान हो। नगरीकरण ने समाज में नई भूमिकाओं का विकास किया। अब हर कोई केवल किसान नहीं था। कुछ लोग शिल्पकार, व्यापारी, पुरोहित और सैनिक बन गए। शहरों में एक केंद्रीकृत शासन तंत्र विकसित हुआ, जहां राजा और मंदिर बहुत शक्तिशाली थे। शहरों में सामान का आवागमन। मेसोपोटामिया के शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी थे। कई सामान शहरों में लाए जाते थे। उदाहरण के लिए, अनाज गांवों से अनाज शहरों में लाया जाता था और मंदिरों के नियंत्रण में भंडारित किया जाता था। धातु और लकड़ी, ये आवश्यक कच्चे माल थे जो शहरों में आयात किए जाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में प्राकृतिक संसाधन कम थे। धातुओं का उपयोग शिल्प और औजारों के लिए होता था, जबकि लकड़ी का उपयोग निर्माण के लिए होता था। सामान का आवागमन न केवल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के संगठन के लिए भी। व्यापार ने शहरों को समृद्ध बनाया और ये शहर पूरे क्षेत्र के लिए व्यापारिक केंद्र बन गए। लेखन का विकास। लेखन का विकास मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे जैसे शहरों में व्यापार और प्रशासनिक कार्य बढ़े, लोगों को रिकॉर्ड रखने के लिए एक तंत्र की जरूरत महसूस हुई। लेखन का सबसे प्रारंभिक रूप था चित्रलिपि। चित्रलिपि वे चित्र या प्रतीक थे जो वस्तुओं या कार्यों को दर्शाते थे। धीरे धीरे यह तंत्र और उन्नत हुआ और एक संगठित लेखन तंत्र में बदल गया, जिसे हम कीललिपि कहते हैं। लेखन तंत्र कीलल इपिन। कीललिपि मेसोपोटामिया का लेखन तंत्र था, जिसमें लोग एक नुकीली छड़ी जो लकड़ी या नरकट से बनी होती थी का उपयोग करके मिट्टी की गोलियों पर निशान बनाते थे। ये निशान कील के आकार के थे और इसलिए इस लिपि को कीललिपि कहा जाता है, जिसका अर्थ है कील के आकार। कीललिपि केवल वस्तुओं को ही नहीं दर्शाती थी, बल्कि लोगों को विचारों और संख्याओं को व्यक्त करने में भी मदद करती थी। शुरू में इसका उपयोग केवल लेखांकन के लिए होता था, जहां लोग व्यापार और अनाज उत्पादन के रिकॉर्ड लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों और कानूनी दस्तावेजों को लिखने के लिए भी होने लगा। साक्षरता। शुरुआत में साक्षरता बहुत सीमित थी। केवल पुरोहित, लेखक और कुछ कुलीन वर्ग ही लिखना जानते थे। यह एक विशेष कौशल था। साक्षरता व्यापार और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
इसलिए स्कूल विकसित किए गए जहां छात्रों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। मेसोपोटामिया के स्कूलों को एदुब्बा कहा जाता था और यहाँ छात्रों को लेखन, नियम, संख्याएं और कानून सिखाए जाते थे। साक्षरता उन लोगों के लिए प्रगति का साधन बन गई जो इसे सीखते थे। लेखन के उपयोग। लेखन के कई उपयोग थे। शुरू में इसका उपयोग केवल आर्थिक और व्यापारिक रिकॉर्ड के लिए होता था, लेकिन समय के साथ इसका उपयोग कानूनी तंत्र, कानून और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी होने लगा। मेसोपोटामिया के राजा अपनी उपलब्धियों को मिट्टी की गोलियों पर दर्ज करते थे ताकि उनके शासन को दस्तावेजित किया जा सके। इस लेखन तंत्र का उपयोग धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए भी होता था, जो मंदिरों में पुरोहितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में नगरीकरण, मंदिर और राजा। दक्षिणी मेसोपोटामिया बहुत उपजाऊ था और यहाँ नगरीकरण बहुत तेजी से हुआ। शहरों का केंद्रीय बिंदु हमेशा मंदिर होते थे, जो न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी थे। मंदिरों को जिगुराट कहा जाता था। जिगुराट बड़े सीढ़ीदार पिरामिड संरचनाएं थीं, जहां पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे शहर की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करते। मेसोपोटामिया के शहरों में राजा और मंदिर बहुत शक्तिशाली थे। राजा शहर के शासन और सेना के प्रमुख होते थे। राजा और पुरोहितों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग था। राजा प्रशासनिक मामलों को संभालते थे और पुरोहित मंदिरों में धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। शहर में जीवन। मेसोपोटामिया के शहरों में जीवन बहुत संरचित और संगठित था। शहर में सार्वजनिक जीवन बहुत जीवंत था। वहाँ मंदिर, बाजार और बड़े सार्वजनिक भवन थे। शहरों में लोग विभिन्न व्यवसायों में बंटे हुए थे। कुछ लोग किसान, कुम्हार, बुनकर थे, जबकि अन्य व्यापारी या प्रशासक थे। मेसोपोटामिया समाज में सामाजिक रंग भेद भी था। राजा और पुरोहित सबसे ऊपर थे, जबकि निम्न वर्ग जैसे किसान और शिल्पकार नीचे थे। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाता था और समाज बहुत संरचित और कार्यात्मक था। पशुचारण क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। मारी एक पशुचारण क्षेत्र में स्थित व्यापारिक नगर था। पशुचारण क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहां कृषि संभव नहीं थी, लेकिन व्यापार सक्रिय था। मारी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ सामान के आदान प्रदान के लिए आते थे। यह नगर मेसोपोटामिया के शहरों और पशुचारण क्षेत्रों के बीच एक कड़ी का काम करता था। मारी में राजा जिम्रिलिन का स्थान। राजा जिम्रिलिन ने 1810 से 1760 ईसा पूर्व तक शासन किया और उन्होंने मारी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। राजा जिम्रिलिन ने मारी को एक मजबूत व्यापारिक केंद्र बनाया। उनके महल में कई व्यापारिक गतिविधियां होती थीं और मारी की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध हो गई। उन्होंने अपने महल को प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और उनके शासनकाल में मारी एक बहुत समृद्ध व्यापारिक नगर था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहर। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों की केंद्रीय भूमिका थी। शहरों के धार्मिक महत्व के साथ साथ उनका आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी था। व्यापार और धार्मिक गतिविधियां शहरों के भीतर होती थीं। जिगुराट बाजार और सार्वजनिक भवन उनकी संस्कृति का मुख्य हिस्सा थे। लेखन की विरासत। मेसोपोटामिया के लेखन तंत्र ने विश्व को एक क्रांतिकारी साधन दिया। यह पहली सभ्यता थी जिसने लेखन विकसित किया। इस तंत्र ने पूरी सभ्यता को शासित करने में मदद की और कानूनी और धार्मिक ग्रंथों को संरक्षित किया। आज भी हम मेसोपोटामिया के लेखन को एक विरासत के रूप में देखते हैं, क्योंकि आधुनिक लेखन तंत्र इस प्राचीन तंत्र से विकसित हुए हैं। प्रारंभिक पुस्तकालय और पुरातत्वविद। मेसोपोटामिया वासियों ने पुस्तकालय भी विकसित किए, जहां उन्होंने अपने रिकॉर्ड संरक्षित किए। इन पुस्तकालयों में उस समय के धार्मिक ग्रंथ, कानूनी दस्तावेज और प्रशासनिक रिकॉर्ड संरक्षित थे। आधुनिक पुरातत्वविदों ने उत्खनन के माध्यम से इस विरासत को खोजा और अध्ययन किया। इस सभ्यता के उत्खनन के माध्यम से पुरातत्वविदों ने बहुत कुछ सीखा। पुस्तकालयों और रिकॉर्ड ने प्राचीन सभ्यताओं को संरक्षित करने में मदद की। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने मेसोपोटामिया के भूगोल, लेखन तंत्र, नगरीकरण, व्यापार और राजत्व के बारे में विस्तार से सीखा। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी और इसने विश्व को लेखन और नगरीकरण का उपहार दिया। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। यह अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य कहलाता है, जो रोमन साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन है। लेकिन पहले आइए समझें कि साम्राज्य क्या होता है। साम्राज्य एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जिसमें एक केंद्रीय सत्ता या शासक कई क्षेत्रों या लोगों पर शासन करता है। रोमन साम्राज्य इसका एक उदाहरण है, जो अपने चरम पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैला था। साम्राज्य तब होता है जब एक शासक या केंद्रीय सत्ता एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है और विभिन्न लोगों और संस्कृतियों पर शासन करता है।
साम्राज्य में एक मजबूत सेना होती है जो सीमाओं की रक्षा करती है और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करती है। एक केंद्रीकृत सरकार प्रत्येक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था लागू करती है। साम्राज्यों का एक प्रमुख पहलू है सांस्कृतिक एकीकरण, अर्थात विभिन्न संस्कृतियों को एक सामान्य पहचान के तहत लाना। रोमन साम्राज्य को क्या बनाता था विशेष? रोमन साम्राज्य अनूठा था क्योंकि यह 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला था। इस साम्राज्य में कई अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म सह अस्तित्व में थे। लेकिन रोमन सम्राटों ने एक शासन और कानूनी तंत्र बनाया जो प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता था। रोमन गणतंत्र ऑगस्टस सीजर के अधीन समाप्त हुआ, जिन्होंने रोमन साम्राज्य की स्थापना की। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था क्योंकि रोमन गणतंत्र के दौरान सत्ता खंडित थी, लेकिन ऑगस्टस ने इसे एकल सत्ता में केंद्रीकृत किया। रोमन साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत 27 ईसा पूर्व में हुई जब ऑगस्टस सीजर पहले सम्राट बने। साम्राज्य के मुख्य तत्व। पहला, सैन्य शक्ति। रोमन सेना साम्राज्य की रीढ़ थी। यह अत्यधिक अनुशासित और संगठित थी और इस बल ने साम्राज्य को विस्तार करने और उसकी रक्षा करने में मदद की। दूसरा, केंद्रीकृत शासन। रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट नामक तंत्र था जिसमें सम्राट के पास सर्वोच्च सत्ता थी, लेकिन उसे पहला नागरिक या प्रिंसिप्स कहा जाता था। यह तंत्र जन सहभागिता और राजतंत्र के बीच संतुलन था। तीसरा, आर्थिक शक्ति। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी क्योंकि इसमें विशाल कृषि भूमि, व्यापार नेटवर्क और दास्ता का तंत्र था। चौथा, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। रोमन साम्राज्य में कई अलग अलग संस्कृतियां रोमन पहचान में आत्मसात हुईं। लैटिन और ग्रीक भाषाएं, रोमन कानून और वास्तुकला ने पूरे साम्राज्य में एक सामान्य संस्कृति स्थापित करने में मदद की। प्राकृतिक सीमाओं की भूमिका। रोमन साम्राज्य की सीमाएं मजबूत थीं, जिनमें डैन्यूब नदी और राइन नदी जैसी प्राकृतिक विशेषताएं उत्तरी सीमाओं की रक्षा करती थीं। इसी तरह अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित करता था। ये प्राकृतिक अवरोध रोमन साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने में सहायक थे। साम्राज्य के शहर और सड़कें। शहरों ने रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रशासन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाते थे। उदाहरण के लिए रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक प्रमुख केंद्र थे जो पूरे साम्राज्य के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते थे। रोमन सड़कें भी महत्वपूर्ण थीं। ये सड़कें लोगों, सेनाओं और सामान को साम्राज्य के हर कोने में आसानी से ले जाने की अनुमति देती थीं। रोमन साम्राज्य का संचार और व्यापार नेटवर्क इन सड़कों पर आधारित था। NSCRT हमें एक कालानुक्रम प्रदान करता है जो रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है। 100 ईसा पूर्व रोमन गणतंत्र ढहने लगा, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का गठन हुआ। 27 ईसा पूर्व ऑगस्टस सीजर ने आधिकारिक रूप से रोमन साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बाद यह विस्तारित हुआ। तीसरी सदी ईस्वी। तीसरी सदी का संकट शुरू हुआ, जिसे राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं ने चिह्नित किया। 284 ईस्वी सम्राट डायोक्लेशियन सत्ता में आए और उन्होंने साम्राज्य का पुनर्गठन किया। 395 ईस्वी रोमन साम्राज्य आधिकारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी और पूर्वी रोमन साम्राज्य। 476 ईस्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य बर्बर आक्रमणों के कारण ढह गया। 1453 ईस्वी पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे अब बीजांटिन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, अंततः ढह गया। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य का परिचय। रोमन साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में फैला था। रोमन साम्राज्य ने लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया और विश्व इतिहास में इसका अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान है। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था क्योंकि इसका शासन, अर्थव्यवस्था और सेना बहुत मजबूत थी। इस अध्याय में हम रोमन साम्राज्य के विकास, वृद्धि और पतन को समझेंगे। रोमन साम्राज्य का प्रारंभिक चरण ऑगस्टस सीजर के अधीन शुरू हुआ। यह वह दौर था जब रोमन साम्राज्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था, जो 27 ईसा पूर्व से 284 ईस्वी तक फैला था। ऑगस्टस सीजर कौन थे? रोमन गणतंत्र के पतन के बाद ऑगस्टस सीजर पहले सम्राट बने। उन्होंने एक नया शासन तंत्र स्थापित किया जिसमें सम्राट के पास सर्वोच्च सत्ता थी, जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। साम्राज्य का विस्तार ऑगस्टस और उनके उत्तराधिकारियों जैसे टिबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो के शासनकाल में रोमन सेनाओं ने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उदाहरण के लिए क्लॉडियस ने 43 ईस्वी में ब्रिटेन पर विजय प्राप्त की। रोमन शहर प्रत्येक क्षेत्र में एक या अधिक महत्वपूर्ण रोमन शहर थे जो व्यापार और शासन के केंद्र बने। रोम, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में और एंटियोक सीरिया में जैसे शहर प्रमुख व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र बन गए।
इन शहरों में रोमन वास्तुकला और शहरी नियोजन प्रदर्शित होता था, जिसमें सड़कें, जल सेतु, जल ले जाने की संरचनाएं और स्नानागार आवश्यक विशेषताएं थीं। रोमन कानून रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख ताकत इसका कानूनी तंत्र था। रोमन कानून साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एक समान लागू होता था, जिससे एकता और स्थिरता की भावना पैदा होती थी। राष्ट्रों का कानून यानी यूस गेंटियम एक महत्वपूर्ण रोमन कानूनी अवधारणा थी, जो गैर रोमनों पर भी लागू होती थी। रोमन सेना साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा बड़े पैमाने पर रोमन सेना पर निर्भर थी। सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित और पेशेवर थी। रोमन सड़कें अत्यधिक उन्नत थीं, जो सेनाओं और आपूर्ति को कुशलता से ले जाने में मदद करती थीं। प्रांत और शासन रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसे विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल होता था, जो सम्राट की ओर से शासन करता था और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। तीसरी सदी का संकट रोमन साम्राज्य के लिए एक कठिन दौर था, जो 235 ईस्वी से 284 ईस्वी के बीच हुआ। इस दौर में रोमन साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया। गृह युद्ध छिड़ गए, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति रोमन सम्राटों के शासन को चुनौती देने लगे। कई सम्राट एक के बाद एक सत्ता में आए, जिससे साम्राज्य और कमज़ोर हुआ। आर्थिक पतन साम्राज्य का विशाल आकार और निरंतर युद्धों ने अर्थव्यवस्था को ढहा दिया। बर्बर आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने कर संग्रह को कठिन बना दिया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। रोमन सिक्के अपनी कीमत खोने लगे और आर्थिक समस्याएं बढ़ गईं। सैन्य संकट गौथ, फ्रैंक और सस्सानिड जैसे बर्बर जनजातियां रोमन सेना पर काफ़ी दबाव डाल रही थीं। साम्राज्य की सीमाओं पर कई आक्रमण हुए, जिससे साम्राज्य और अस्थिर हो गया। डायोक्लेशियन के सुधार इस संकट को दूर करने के लिए 284 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेशियन ने प्रमुख सुधार शुरू किए। उन्होंने साम्राज्य को दो हिस्सों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ताकि शासन और सुरक्षा को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके। लिंग साक्षरता संस्कृति रोमन साम्राज्य के सामाजिक पहलू काफ़ी विविध थे। आइए समझें कि लिंग भूमिकाएं, साक्षरता और संस्कृति ने रोमन समाज को कैसे प्रभावित किया। लिंग भूमिकाएं रोमन समाज में लिंग आधारित विभाजन बहुत स्पष्ट थे। महिलाओं की भूमिका ज़्यादातर घरेलू थी, उनके पास कम अधिकार थे और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं के पास कुछ संपत्ति के अधिकार थे, लेकिन उनकी भूमिका फिर भी काफ़ी सीमित थी। साक्षरता विशेष रूप से कुलीन वर्गों में काफ़ी उच्च थी। साम्राज्य के बड़े शहरी केंद्रों में लोग लैटिन और ग्रीक भाषाएं सीखते थे। स्कूल और निजी शिक्षक कुलीन वर्ग के बच्चों को शिक्षित करते थे। हालांकि निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कम थी और शिक्षा तक पहुंच ज़्यादातर कुलीन और मध्यम वर्ग तक सीमित थी। संस्कृति रोमन साम्राज्य की संस्कृति बहुत समृद्ध थी। वास्तुकला ने कोलोसियम, पैंथियन और रोमन स्नानागार जैसे प्रसिद्ध ढांचे बनाए। रोमन भवनों में मेहराबों और गुंबदों का व्यापक उपयोग होता था, जो आज भी प्रशंसनीय है। नाटक और कला भी रोमन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। नाटक और सार्वजनिक आयोजन प्रत्येक प्रमुख रोमन शहर में आम थे। रोमन धर्म शुरू में बहुदेववादी था, लेकिन उत्तरकालीन प्राचीन काल में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। आर्थिक विस्तार रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से प्रारंभिक साम्राज्य के दौरान बहुत समृद्ध थी। व्यापार रोमन साम्राज्य एक परस्पर जुड़े व्यापार नेटवर्क पर आधारित था। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न सामान आते थे। मिस्र से अनाज, भारत से मसाले और चीन से रेशम रोमन बाजारों में बिकता था। कृषि रोमन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। बड़े लैटिफंडिया यानी कृषि संपदाएं दास श्रम का उपयोग करके संचालित होती थीं। अनाज, जैतून और शराब आवश्यक उत्पाद थे, जो पूरे साम्राज्य में उत्पादित और वितरित किए जाते थे। रोमन मुद्रा रोमन साम्राज्य में एक उन्नत मुद्रा तंत्र था। सोने, चांदी और कांस्य के सिक्के व्यापार को सुगम बनाने के लिए उपयोग होते थे। रोमन सिक्कों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भूमिका निभाई। श्रम रोमन अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक हिस्सा था और श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तंत्र अपनाए गए। दासता रोमन समाज में दासता आम थी। रोमन दासों का उपयोग कृषि, खनन, निर्माण और यहाँ तक कि घरेलू कार्यों के लिए होता था। दासों के पास कोई अधिकार नहीं था और उन्हें संपत्ति की तरह माना जाता था। कोलोनस तंत्र जैसे जैसे दासता कम होने लगी, एक नया तंत्र उभरा जिसे कोलोनस तंत्र कहा जाता था। इस तंत्र में गरीब किसानों को काम करने के लिए जमीन दी जाती थी और बदले में वे अपनी फसल का एक हिस्सा जमींदारों को देते थे। सामाजिक रंगभेद रोमन समाज अत्यधिक रंगभेदी था, जिसमें प्रत्येक वर्ग की निश्चित भूमिका थी। सीनेटर और कुलीन समाज के शीर्ष पर सीनेटर और कुलीन थे, जो साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर हावी थे। प्लेबियन ये मध्यम वर्ग के नागरिक थे, जो व्यवसायों और कृषि में शामिल थे। वे रोमन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सदस्य थे।
दास समाज के सबसे निचले स्तर पर दास थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। उत्तरकालीन प्राचीन काल रोमन साम्राज्य के लिए एक परिवर्तन का समय था। यह दौर तीसरी सदी ईस्वी में शुरू हुआ जब रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो प्राचीन विश्व से मध्यकालीन विश्व में परिवर्तन को दर्शाते हैं। उत्तरकालीन प्राचीन काल का मुख्य केंद्र, रोमन साम्राज्य का विभाजन और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जीवित रहना जो मध्यकाल में बीजांटिन साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। ईसाई धर्म का उदय और इसका रोमन राज्य और समाज पर गहरा प्रभाव। राजनीतिक खंडन, तीसरी सदी ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य आंतरिक और बाहरी समस्याओं से घिर गया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण गृह युद्ध हुए जिससे साम्राज्य का शासन तंत्र कमजोर हो गया। सम्राट डायोक्लेशियन 284 से 305 ईस्वी ने प्रमुख सुधार शुरू किए और साम्राज्य को दो हिस्सों में बांटा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी हिस्सा रोम से शासित था जबकि पूर्वी हिस्सा कॉन्स्टेंटिनोपल से शासित था जो आधुनिक इस्तांबुल है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य ढह गया। विसिगोथ और वेंडल जैसे बर्बर जनजातियों ने रोमन शहरों को लूटना शुरू किया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में मध्यकालीन राज्य उभरे जैसे फ्रैंकिश राज्य और एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जीवित रहना, जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य ढह गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य लंबे समय तक जीवित रहा। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बीजांटिन साम्राज्य कहा जाता है जो 1453 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा जब ओटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। बीजांटिन साम्राज्य में ग्रीक भाषा और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म मजबूत रहे। बीजांटिन साम्राज्य ने रोमन कानून और संस्कृति को संरक्षित किया जिसने बाद में मध्यकालीन यूरोप को प्रभावित किया। उत्तरकालीन प्राचीन काल में ईसाई धर्म की भूमिका। उत्तरकालीन प्राचीन काल में ईसाई धर्म व्यापक रूप से फैला। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन में ईसाई धर्म को वैध बनाया और कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी पूर्वी राजधानी बनाया। कॉन्स्टेंटाइन के निर्णय ने रोमन साम्राज्य के धार्मिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया। ईसाई धर्म के उदय के साथ चर्च साम्राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन गया। चर्च ने मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका भी निभाई। उत्तरकालीन प्राचीन काल में आर्थिक और सामाजिक बदलाव। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद आर्थिक रूप से व्यापार और शहरी केंद्रों में गिरावट शुरू हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामंतवाद का उदय हुआ जो मध्य युग में यूरोप में सामाजिक और आर्थिक तंत्र का आधार बना। सामाजिक रंगभेद। रोमन समाज में सामाजिक रंगभेद में पैट्रिशियन, प्लेबियन और दास शामिल थे। उत्तरकालीन प्राचीन काल तक दासता कम होने लगी और एक नया तंत्र उभरा जिसे सर्फडम कहा गया। सर्फ वे श्रमिक थे जो भूमि पर काम करते थे और जमींदारों द्वारा नियंत्रित थे। आइए अब इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेप में सारांश करें। पहला, रोमन साम्राज्य की स्थापना। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस सीजर के शासनकाल में रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई और यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला। रोमन साम्राज्य ने केंद्रीकृत शासन, मजबूत सेना और विशाल अर्थव्यवस्था का एकीकृत तंत्र विकसित किया। दूसरा, रोमन शहर और प्रांत। रोमन साम्राज्य में रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक जैसे प्रमुख शहर व्यापार और शासन के केंद्र थे। साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए इसे विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था जहां स्थानीय राज्यपाल सम्राट की ओर से शासन करते थे। तीसरा, रोमन कानून और संचार तंत्र। रोमन कानूनी तंत्र एक एकीकृत शक्ति था जो सभी क्षेत्रों पर लागू होता था। रोमन सड़कें और संचार तंत्र ने साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ा और व्यापार को फलने फूलने में मदद की। चौथा, तीसरी सदी का संकट। तीसरी सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य को आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध और बर्बर आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर किया। पांचवां, उत्तरकालीन प्राचीन काल। उत्तरकालीन प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो 476 ईस्वी में ढह गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य या बीजांटिन साम्राज्य जो 1453 ईस्वी तक जीवित रहा। ईसाई धर्म का उदय। इस दौर में ईसाई धर्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया। छठा, आर्थिक और सामाजिक बदलाव। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में व्यापार और शहरी केंद्रों में गिरावट आई जिससे एक नई सामाजिक संरचना, जिसे सामंतवाद कहा जाता है, उसका उदय हुआ। दासता तंत्र धीरे धीरे कम हुआ और सर्फडम जैसे नए श्रम तंत्र उभरे। यायावर साम्राज्य। आज हम एक ऐसे साम्राज्य का अध्ययन करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन इसे उन लोगों ने बनाया जो कभी एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बसते थे।
अब कल्पना कीजिए, अगर आपको रोज़ाना एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो जीवन कैसा होता। एक तरफ तो ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत रोमांचक भी हो सकता है ना। हाँ, हम बात कर रहे हैं यायावरों की। यायावर वे लोग हैं जो एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बसते, और सभी यायावरों में सबसे प्रसिद्ध थे मंगोल, जिन्होंने पूरे यूरेशिया में अपना नाम कमाया। उनका नेतृत्व चंगेज खान ने किया। मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था। यह इतना विशाल कैसे बना और चंगेज खान की क्या भूमिका थी, हम इस अध्याय में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जब हम यायावरों के बारे में सोचते हैं तो हमें विशाल हरी भरी घास के मैदान और खुले घास के क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक यही था स्टेप, एक विशाल खुला घास का मैदान। ये स्टेप क्षेत्र पूरे यूरेशिया में फैला हुआ था, यानी ये यूरोप और एशिया दोनों को कवर करता था। यूरेशिया स्टेप एक विशाल समतल क्षेत्र था जो घास से ढका हुआ था। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती थी, जलवायु बहुत शुष्क थी और मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। इससे फसलें उगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन यह क्षेत्र यायावरों के लिए परफेक्ट था क्योंकि उनका मुख्य काम पशुपालन था, यानी जानवर पालना। यह इलाका उन लोगों के लिए आदर्श था जिनके पास पशुधन था और जो घोड़ों पर यात्रा करते थे। यायावरों की जीवन शैली बहुत साधारण लेकिन गतिशील थी। उनका पूरा जीवन उनके जानवरों के इर्द गिर्द घूमता था। कल्पना कीजिए, उनके पास जो भी सामान था वह उनके जानवरों से ही आता था, जैसे दूध, मांस और ऊन। उनके घर भी ले जाने योग्य थे। वे युर्त या गेर में रहते थे। ये तंबू जैसे घर थे जो आसानी से खोले और कहीं भी लगाए जा सकते थे। अब स्टेप के यायावरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ घोड़े थे। मंगोल घोड़े स्टेप पोनी कहलाते थे। वे छोटे थे लेकिन बहुत मजबूत और तेज। इन घोड़ों की वजह से मंगोल बहुत तेजी से घूम सकते थे। ये घोड़े उन्हें कई तरीकों से मदद करते थे, यात्रा करने, हमला करने और युद्ध जीतने में। मंगोलों का अपने घोड़ों पर इतना अच्छा नियंत्रण था कि वे पूरे जोर से दौड़ते हुए भी तीर चला सकते थे। इस कौशल ने उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया। मंगोलों को समझने के लिए हमें उनकी अनोखी सामाजिक और राजनीतिक संरचना को समझना होगा। मंगोलों का पूरा जीवन शैली यायावर पशुपालन पर आधारित था। यायावर का मतलब है एक जगह पर न रुकना बल्कि हमेशा घूमना। पशुपालन का मतलब है जानवर पालना। मंगोल अपने जानवरों के साथ यात्रा करते थे और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में चराते थे। घोड़े, बकरी और भेड़ पालते थे और ये जानवर उन्हें जीवन के लिए सब कुछ देते थे। घोड़े उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे मंगोलों को तेजी से घूमने और दुश्मनों पर तेज हमले करने देते थे। मंगोल समाज एक कबीली समाज था। इसका मतलब है कि लोग छोटे छोटे परिवार समूहों में बटे थे जिन्हें कबीले कहा जाता था। हर कबीले का अपना नेता होता था जो परिवार की रक्षा करता और नेतृत्व करता था। उनका समाज पितृसत्तात्मक था, यानी ज़्यादातर शक्ति पुरुष सदस्यों के हाथ में थी। कबीली समाजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वफादारी थी। मंगोल लोग अपने कबीले के नेता के प्रति बेहद वफादार थे और उनके लिए लड़ते थे। यह वफादारी ही मंगोल कबीलों की ताकत थी। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। चंगेज़ खान से पहले मंगोल कबीले बटे हुए थे और हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सभी कबीलों को एक साथ लाया और उन्हें एक मजबूत सेना में बदल दिया। चंगेज़ खान के शासनकाल में एक नया कानूनी सिस्टम शुरू किया गया जिसे यासा या यास्सा कहा जाता था। ये सख्त कानून थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। इन कानूनों ने समाज में अनुशासन लाया और चंगेज़ खान का नियंत्रण और मजबूत किया। मंगोल अपनी यायावर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कल्पना कीजिए, आपका घर एक ऐसा तंबू है जो आप आसानी से खोलकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक यही जीवन मंगोलों का था, ले जाने योग्य घरों और पशुओं के साथ। मंगोलों के पारंपरिक घर युर्त या गेर कहलाते थे। ये तंबू जैसे घर थे जिन्हें मंगोल आसानी से खोलकर नई जगह ले जा सकते थे। ये ले जाने योग्य घर उन्हें तेजी से घूमने में मदद करते थे, जो उनकी ताकतों में से एक था क्योंकि उनका पूरा समाज गतिशील था। मंगोल स्थायी बस्तियां नहीं बनाते थे, इसीलिए वे तेजी से घूम सकते थे। घोड़े उनके सबसे मूल्यवान साधन थे। बिना घोड़ों के मंगोल घूम नहीं सकते थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे या अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे। उनके पास मजबूत और तेज घोड़े थे जो हर काम में उनका साथ देते थे। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण नाम, चंगेज़ खान। उनका असली नाम तेमुजिन था। उनका बचपन बहुत कठिन था। जब वे सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया, लेकिन तेमुजिन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार और सहयोगियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। 1206 में तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया, दुश्मनों को हराया और खुद को चंगेज़ खान घोषित किया, जिसका मतलब है सार्वभौमिक शासक। यह मंगोल इतिहास का एक बड़ा क्षण था क्योंकि इसके बाद मंगोल कबीले एक हो गए।
चंगेज़ खान एक शानदार सैन्य नेता थे। उन्होंने दुश्मनों पर आश्चर्यजनक हमले और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे। ये रणनीतियाँ मंगोल साम्राज्य की ताकत बनी। पहले उन्होंने उत्तरी चीन के जिन साम्राज्य को निशाना बनाया। जिन साम्राज्य को हराने के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य मध्य एशिया में फैलाया और ईरान तक नियंत्रण बढ़ाया, जिससे मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बन गया। कल्पना कीजिए, एक साधारण कबीली नेता का सपना इतना बड़ा था कि उसने दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य बना दिया। चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मंगोल साम्राज्य उनके बाद भी शक्तिशाली रहा। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें खानेट कहा जाता था। खानेट एक ऐसा क्षेत्र था जो मंगोल नेता द्वारा शासित होता था, लेकिन तकनीकी रूप से सभी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे। जो प्रमुख खानेट बने वे थे: 1. इल खानेट ईरान, 2. चगताई खानेट मध्य एशिया, 3. गोल्डन होर्ड रूस, 4. युआन राजवंश। हर खानेट का अपना शासक था, लेकिन एक तरह से सभी मंगोल शासकों के अधीन थे। एक बहुत रोचक अवधारणा है पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति। मंगोल साम्राज्य के दौरान यूरेशिया के व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए। क्योंकि व्यापार मार्ग सुरक्षित थे, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला। मंगोलों ने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जो एक प्राचीन व्यापार मार्ग था जहां यूरोप से एशिया तक रेशम, मसाले, सोना और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता था। मंगोल साम्राज्य ने इन मार्गों को सुरक्षित बनाया, जिससे दुनिया जुड़ी और लोग वस्तुओं, विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान करने लगे। मंगोल साम्राज्य के दौरान व्यापार बहुत बढ़ गया। मंगोलों ने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जिससे व्यापार सुरक्षित हो गया। चीन से यूरोप तक रेशम, मसाले और सोने जैसी वस्तुओं का व्यापार होता था। मंगोलों ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया ताकि वाणिज्य बढ़े। मंगोल साम्राज्य ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मंगोल स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए, चीन में उन्होंने चीनी परंपराओं को जारी रखने दिया और उनका समर्थन किया। मंगोल धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का समर्थन किया। इस सांस्कृतिक मिश्रण की वजह से मंगोल साम्राज्य में बहुत विविधता थी और हर धर्म का सम्मान होता था। मंगोलों ने एक कुशल कर प्रणाली बनाई। हर क्षेत्र से कर इकट्ठा किए जाते थे और यह संसाधन मंगोल साम्राज्य के लिए उपलब्ध होते थे, जिनका इस्तेमाल सैन्य और बुनियादी ढांचे के विकास में होता था। इस कर प्रणाली ने मंगोल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, जिससे पूरा साम्राज्य फला फूला। हर साम्राज्य का उत्थान होता है तो पतन भी होता है। मंगोल साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य अलग अलग खानेटों में बंट गया। ये खानेट आपस में लड़ने लगे और एकता खो गई। इस वजह से मंगोल साम्राज्य कमजोर होने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में एक घातक बीमारी ब्लैक डेथ यूरोप और एशिया में फैली। यह एक घातक प्लेग था जिसने लाखों लोगों को मार डाला। ब्लैक डेथ ने मंगोल साम्राज्य को कमजोर किया, क्योंकि सैनिक और नागरिक मरने लगे और उनका नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। आखिरकार मंगोल साम्राज्य पूरी तरह टूट गया। अलग अलग खानेट आपस में लड़ रहे थे और एकता चली गई। पूरा नियंत्रण टूट गया और साम्राज्य बिखर गया। इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश करते हैं। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। मंगोल सेना अनुशासित और तेज थी। उन्होंने आश्चर्यजनक हमले और भय के टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य अलग अलग खानेटों में बंट गया। मंगोल शासन के दौरान व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला। आंतरिक संघर्ष और ब्लैक डेथ प्लेग ने मंगोल साम्राज्य के पतन का कारण बना। 3 वर्ग। आज हम मध्यकालीन यूरोप की खास सामाजिक संरचना को जानेंगे, जहां समाज साफ साफ बटा हुआ था। यह समय मुख्य रूप से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का है, जिसमें यूरोप ने एक व्यवस्थित समाज अपनाया जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद भूमि मालिकाना और सामाजिक वर्गों पर टिका था, जिसमें भूमि का मालिक होना ऊंची हैसियत और ताकत का निशान था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 मुख्य वर्गों में बटा था, जहां हर वर्ग समाज को चलाने के लिए एक खास भूमिका निभाता था। ये 3 वर्ग ये थे: 1. पादरी वर्ग, चर्च से जुड़े धार्मिक लोग जो आध्यात्मिक और धार्मिक कामों के लिए जिम्मेदार थे। 2. अभिजात वर्ग, सेना और भूमि नियंत्रण से जुड़े लोग जो समाज को सुरक्षा देते थे। 3. कृषक वर्ग, भूमि पर मेहनत करने वाले लोग जो समाज के लिए अनाज और ज़रूरी चीज़ें पैदा करते थे। आइए इन हर वर्ग की भूमिकाओं, ताकतों और असर को गहराई से देखें और समझें कि वे मिलकर समाज को कैसे मजबूत बनाते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का बनना समय लगा और NACERT की समय रेखा इसकी मुख्य घटनाओं का अच्छा नज़रिया देती है। 3री शताब्दी ई
रोमन साम्राज्य यूरोप की मुख्य राजनीतिक और सैन्य ताकत गिरने लगा। इस गिरावट ने पूरे यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक मुश्किलें पैदा की, जिससे समाज को जोड़ने और स्थिर करने वाली नई व्यवस्था की जरूरत पड़ी। 5वीं शताब्दी ई। इस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया, जिससे छोटे राज्य और क्षेत्रीय समूहों को कंट्रोल मिला। इससे मध्यकालीन काल की शुरुआत हुई और समाज की संरचना बदलने लगी। सामंती समाज के तत्व दिखने लगे, क्योंकि प्रभुओं और राजाओं ने अपने इलाकों में ताकत जमाई। 9वीं शताब्दी ई। इस समय तक सामंती व्यवस्था पूरी तरह बन चुकी थी। सामंती समाज में राजा, प्रभु और सामंतों की सीढ़ी जैसी संरचना स्थापित हो गई। राजा अपनी भूमि का कंट्रोल ताकतवर प्रभुओं और अभिजातों को देते थे, बदले में सैन्य सेवा और वफादारी मिलती थी। इस व्यवस्था ने यूरोप में व्यवस्थित और संगठित समाज बनाने में मदद की। 13वीं शताब्दी। इस समय तक शहर और व्यापार बढ़ने लगे। यूरोप का समाज, जो पहले खेती पर टिका था, आर्थिक बदलाव देखने लगा। लोग शहरों में बसने लगे और व्यापार तथा वाणिज्य ने सामंती व्यवस्था को चुनौती देनी शुरू कर दी। अब हम मध्यकालीन यूरोपीय समाज की संरचना को 3 वर्गों के आधार पर देखेंगे। ये वर्ग मध्यकालीन समाज में अहम भूमिकाएं निभाते थे और समाज के आसानी से चलने के लिए व्यवस्था बनाते थे। 1. पादरी वर्ग चर्च के जरिए धार्मिक मार्गदर्शन देते थे और लोगों के आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन को प्रभावित करते थे। 2. अभिजात वर्ग भूमि का मालिक होते थे और राजा के लिए सैन्य मदद देते थे। 3. कृषक वर्ग भूमि पर मेहनत करते थे और समाज के लिए अनाज पैदा करते थे। आइए इन हर वर्ग को गहराई से जानें और समझें कि वे समाज को कैसे सहारा देते थे। पहला वर्ग, पादरी वर्ग। मध्यकालीन समाज में पादरी वर्ग की भूमिका को सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि वे चर्च से जुड़े थे। चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था, यह मध्यकालीन यूरोप में एक ताकतवर संगठन था जो समाज के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता था। चर्च लोगों को नैतिक और धार्मिक रास्ता दिखाता था, उनके व्यवहार और कामों को कंट्रोल करता था। चर्च का कंट्रोल इतना फैला था कि मध्यकालीन समय में हर व्यक्ति का जीवन चर्च के नियमों और शिक्षाओं से चलता था। पुजारी, भिक्षु, बिशप और अन्य पादरी लोग पढ़ाते थे और लोगों को जीवन जीने का तरीका बताते थे। चर्च के पास यूरोप में बहुत सारी भूमि और संपत्ति थी, जो मुख्य रूप से लोगों के दान से आई थी। मध्यकालीन यूरोप में लोग मानते थे कि चर्च को भूमि या पैसा दान करने से उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए लोग अपनी संपत्ति और पैसा अक्सर चर्च को देते थे। चर्च के पास इतनी भूमि थी कि वह यूरोप के बड़े भूमि मालिकों में से एक था। इसके अलावा चर्च एक कर वसूलता था, जिसे दशांश कहते थे। दशांश व्यक्ति की कमाई या उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा था जो चर्च को दिया जाता था। इस कर ने चर्च की आर्थिक ताकत को और मजबूत किया और समाज पर उसके कंट्रोल को बढ़ाया। चर्च धार्मिक उत्सव आयोजित करता था। क्रिसमस और ईस्टर जैसे उत्सव सिर्फ धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक समारोह भी थे, जहां लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते थे। चर्च इन उत्सवों का इस्तेमाल अपनी शिक्षाओं को फैलाने और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए करता था। ये उत्सव समुदायों को जोड़ते थे और समाज में एकजुटता की भावना पैदा करते थे। चर्च के पास एक और ताकतवर हथियार था, जिसे बहिष्कार कहते थे। बहिष्कार का मतलब था किसी व्यक्ति को समाज से बाहर करना, उसे सभी धार्मिक और सामाजिक कामों से अलग करना। यह सज़ा बहुत सख्त थी, क्योंकि इससे व्यक्ति का समाज से रिश्ता टूट जाता था। इसके जरिए चर्च अपने नियमों और नैतिकता को लागू करता था और लोगों को कंट्रोल में रखता था। अब हम दूसरे वर्ग, अभिजात वर्ग की ओर बढ़ें, जिनकी भूमिका सैन्य मदद देना और समाज की रक्षा करना था। अभिजातों के पास भूमि और ताकत थी, जो अपने इलाकों में नियमों और कानूनों को लागू करते थे। सामंती व्यवस्था में राजा और अभिजातों के बीच एक खास अनुबंध था, जिसे सामंतता कहते थे। राजा अपनी भूमि का एक हिस्सा, जिसे सामंत कहते थे, किसी अभिजात को देता था। बदले में अभिजात राजा के प्रति वफादारी और सैन्य सेवा का वादा करता था। इस अनुबंध ने एक मजबूत रिश्ता बनाया, जो समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता था। भूमि पाने वाला अभिजात सामंत कहलाता था और भूमि देने वाला प्रभु। सामंती व्यवस्था में यह रिश्ता जरूरी था, क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था बनती थी। अभिजातों के बीच एक सख्त सीढ़ी थी। सबसे ऊपर प्रभु थे, जो बड़े इलाकों और भूमि पर कंट्रोल रखते थे, जबकि उनके नीचे सामंत थे, जो उनके अधीन छोटे इलाकों का संभाल करते थे। यह सीढ़ी इस तरह बनी थी कि हर स्तर का अभिजात राजा या ऊपरी व्यक्ति के प्रति वफादारी देता था और नीचे वालों की रक्षा करता था। इस सीढ़ी ने समाज में सुरक्षा और मदद का नेटवर्क बनाया, जो स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखता था। अभिजातों का एक अहम हिस्सा नाइटहुड था। नाइट योद्धा थे जो अपने प्रभु और राजा के लिए लड़ते थे।
उनकी मुख्य भूमिका इलाके और लोगों की रक्षा करना था। नाइट बनने के लिए सख्त ट्रेनिंग और शिष्टाचार कोड का पालन जरूरी था। शिष्टाचार एक नैतिक कोड था जो सम्मान, बहादुरी और वफादारी पर जोर देता था। इस कोड ने नाइटों को सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि जिम्मेदार और सम्मान वाले व्यक्ति बना दिया जो समाज के ऊंचे मूल्यों को बनाए रखते थे। अभिजात के जीवन का केंद्र उनका किला था, जो एक मजबूत और सुरक्षित इमारत था। किला सिर्फ घर नहीं था, यह एक सैन्य किला था जो सुरक्षा और ताकत का निशान था। अभिजात अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। अब हम तीसरे वर्ग, कृषक वर्ग की ओर देखें, जो समाज का आर्थिक आधार बनाते थे। कृषक वे लोग थे जो भूमि पर मेहनत करते थे और समाज के लिए अनाज और संसाधन पैदा करते थे। कृषक समाज के लिए ज़रूरी थे क्योंकि वे अनाज उत्पादन और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते थे। वे प्रभु की भूमि पर खेती करते थे, उनके पास सीमित हक थे और वे कड़ी मेहनत में लगे रहते थे। कृषक मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। एक, स्वतंत्र कृषक, उनके पास कुछ हक और अपने काम पर कंट्रोल था, लेकिन उन्हें प्रभु को कर और किराया देना पड़ता था। दो, दास, दासों का जीवन बंधा हुआ था और वे प्रभु की भूमि से जुड़े थे। उन्हें प्रभु की भूमि पर काम करना पड़ता था और बिना इजाज़त कहीं नहीं जा सकते थे। कृषकों का जीवन मैनोरियल व्यवस्था के तहत व्यवस्थित था। मैनोर एक बड़ा इलाका था जो किसी अभिजात के कंट्रोल में था, जिसमें छोटे गांव शामिल थे। मैनोर के अंदर जरूरी सब चीज़ें पैदा होती थीं, जिससे यह खुद पर निर्भर व्यवस्था बनी और समाज की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण बनी। सामंती समाज के सबसे ऊंचे समय में शहर उभरने लगे और आर्थिक बदलाव शुरू हो गए। इससे लोग खेती से आगे बढ़कर नई नौकरियां और व्यापार की तलाश करने लगे। शुरू में समाज मुख्य रूप से भूमि और खेती पर निर्भर था, लेकिन शहरों के बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य भी फैला। लोग व्यापारी और कारीगर बनकर शहरों में बसने लगे, जिससे एक नया मध्यम वर्ग बना। ये नए शहर कुछ हद तक आज़ाद थे क्योंकि वे सामंती बंधनों से बाहर चलते थे और आर्थिक विकास तथा व्यापार पर फोकस करते थे। ये शहर सामंती व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, इसलिए समाज में उनकी अहम भूमिका थी। शहरों में बाजार और व्यापार केंद्र बने जहां स्थानीय और क्षेत्रीय चीज़ों का लेन देन होता था। शहरों के उभरने के साथ गिल्ड की धारणा भी बनी। गिल्ड कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे जो बाजार और व्यापार को कंट्रोल करते थे। हर पेशे में लोग अपना गिल्ड बनाते थे ताकि गुणवत्ता, कीमत और उत्पादन के मानक तय कर सकें। गिल्ड अपने क्षेत्र पर एकाधिकार रखते थे, यानी सिर्फ गिल्ड के सदस्य ही उस व्यापार में हिस्सा ले सकते थे। गिल्डों की एक ट्रेनिंग सिस्टम थी जिसे शिष्यावास कहते थे। इसमें युवा मजदूर अनुभवी कारीगरों या मास्टर्स के तहत ट्रेनिंग लेते थे ताकि हुनर सीखें और आगे खुद से काम कर सकें। गिल्डों के नियम और दिशाएं आर्थिक स्थिरता और गुणवत्ता कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते थे। सामंती व्यवस्था धीरे धीरे यूरोप में बड़े बदलावों से कमज़ोर हुई। सबसे बड़ा कारण ब्लैक डेथ था, जो 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली प्लेग थी। इस बीमारी ने यूरोप की बड़ी आबादी को मिटा दिया, जिससे मजदूरों की कमी हो गई। कम लोगों के काम करने से जो बचे वे ज़्यादा सौदेबाजी की ताकत पा गए और बेहतर काम की स्थिति तथा मजदूरी की मांग करने लगे। इसके अलावा राजा अपनी ताकतों को केंद्रित करने लगे। पहले सामंती प्रभुओं के पास स्थानीय कंट्रोल था, लेकिन अब राजा केंद्रित सरकारें बनाकर अपनी सत्ता मजबूत करने लगे। इस केंद्रित ताकत ने सामंती प्रभुओं को कमज़ोर किया और राजाओं को ज़्यादा ताकतवर बना दिया। जैसे जैसे सामंती प्रभुओं की ताकत घटी और राजाओं का कंट्रोल बढ़ा, राष्ट्र राज्यों की धारणा बनी। राष्ट्र राज्य वे इलाके थे जिनकी साफ सीमाएं थीं और केंद्रित सरकारें पूरे इलाके पर कंट्रोल रखती थीं। राजाओं ने अपनी कानूनी सिस्टम, कर और सेनाएं बनाई ताकि सामंती प्रभुओं पर निर्भर हुए बिना अपने इलाकों पर कंट्रोल रख सकें। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे सामंती व्यवस्था को बदल दिया और आधुनिक राज्य बनाने शुरू कर दिए। सामंती प्रभु जो पहले अपने इलाकों में आज़ादी का मजा लेते थे, अब राजाओं के कंट्रोल में आ गए। कुछ प्रभुओं ने इस बदलाव को मान लिया और राजा के सलाहकार या अधिकारी बन गए, नई व्यवस्था के तहत शासन करने लगे। लेकिन कुछ प्रभुओं ने विरोध किया, जिससे राजा और अभिजातों के बीच झगड़े हुए। धीरे धीरे केंद्रित सरकारों और स्थायी सेनाओं के बनने से सामंती प्रभुओं की भूमिका कम हो गई और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनी। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सार करें ताकि मध्यकालीन यूरोपीय समाज की समझ हो। सामंती समाज के मुख्य 3 वर्ग थे। पादरी वर्ग मतलब धार्मिक वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब सैन्य और भूमि मालिक वर्ग, तथा कृषक वर्ग मतलब मजदूर वर्ग। हर वर्ग समाज के आसानी से चलने के लिए खास भूमिका निभाता था। पादरी वर्ग आध्यात्मिक रास्ता दिखाते थे, अभिजात वर्ग सुरक्षा और कानून लागू करने में लगे थे, तथा कृषक वर्ग समाज की बुनियादी ज़रूरतों और अनाज उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे।
चर्च मध्यकालीन यूरोप की सबसे ताकतवर संस्था थी जो भूमि का मालिक होती थी, दशांश वसूलती थी तथा समाज के नैतिक और धार्मिक जीवन को कंट्रोल करती थी। बहिष्कार की ताकत ने चर्च के असर को मजबूत किया और लोगों को चर्च के नियमों तथा नैतिकता का पालन करने पर मजबूर किया। अभिजात वर्ग भूमि मालिकाना और सैन्य मदद देते थे तथा राजा के प्रति वफादारी दिखाते थे। नाइटों की भूमिका और उनका शिष्टाचार कोड, जो सम्मान और बहादुरी पर टिका था, ने अभिजात वर्ग के मूल्यों को परिभाषित किया। कृषक वर्ग भूमि पर मेहनत करते थे तथा समाज के लिए ज़रूरी अनाज पैदा करते थे। मैनोरियल व्यवस्था ने खुद पर निर्भर अर्थव्यवस्था बनाई तथा समाज की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा। शहरों का उभरना और गिल्डों का बनना ने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। एक आज़ाद अर्थव्यवस्था बनाई जो गुणवत्ता और स्थिरता पर फोकस करती थी। गिल्डों ने आर्थिक स्थिरता को कंट्रोल किया तथा कारीगरों और व्यापारियों के लिए व्यवस्थित ट्रेनिंग तथा मानक दिए। ब्लैक डेथ, शहरों का विकास तथा राजाओं द्वारा केंद्रीकरण के कारण सामंतवाद कमज़ोर होने लगा तथा एक नई राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्र राज्य उभरने लगे। केंद्रित सरकारों के साथ राजाओं ने कंट्रोल जमाया, सामंती प्रभुओं की ताकत को कम किया। इस बदलाव ने आधुनिक यूरोप की बुनियाद रखी। ये था 3 वर्ग अध्याय का पूरा वर्णन। इस वीडियो में हमने देखा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कैसे व्यवस्थित सिस्टम पर टिका था और सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कैसे कमज़ोर हुई। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव। इस अध्याय में हम यूरोप के उस समय को देखेंगे जो सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए जाना जाता है और यह कैसे आगे चलकर पुनर्जनन का कारण बना। चलिए शुरू करते हैं और कदम दर कदम इस अध्याय के हर विषय को समझते हैं। परिचय। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक का समय वह दौर दिखाता है जो सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए जाना गया। यह समय पुनर्जनन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौरान लोगों में नए विचारों और सोच के प्रति जागरूकता आई। पुनर्जनन का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, यानी पुराने ज्ञान और सोच को नए तरीके से और नए संदर्भ में सराहना और उन्हें समाज में वापस लाना। पहले के समय में धार्मिक विश्वास समाज के केंद्र में थे, लेकिन अब लोगों का ध्यान मानव की व्यक्तिगत क्षमताओं और उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगा। इस समय में रचनात्मकता और ज्ञान के नए स्रोत और आयाम खोजे गए, जिसमें साहित्य, कला और विज्ञान का एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। पहले धर्म और चर्च लोगों के विश्वास और सोच पर पूरी तरह नियंत्रण रखते थे, लेकिन अब लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी क्षमताओं को समझने और खोजने लगे। यह दौर रचनात्मकता और ज्ञान का एक विस्फोट था जिसमें नए विचारों और खोजों को सराहा गया। इतालवी शहरों का पुनरुत्थान। इटली के कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए और इनका नई बौद्धिक प्रगति में भी योगदान रहा। 14वीं सदी के दौरान इटली के ये शहर आर्थिक और बौद्धिक केंद्र बन गए क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास थे, जो यूरोप और मध्य पूर्व के व्यापार का मुख्य मार्ग था। इस कारण इटली के ये शहर धन और ज्ञान के बड़े केंद्र बन गए। धनी परिवारों और व्यापारियों ने अपने धन और संसाधनों को कला और शिक्षा में निवेश किया, जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का मुख्य कारण बना। इस पुनरुत्थान से एक नया मध्यम वर्ग उभरा जो अपने विचारों और ज्ञान के माध्यम से समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाना चाहता था। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के कारण एक नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ जो अपनी समाज में धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। यह मध्यम वर्ग चाहता था कि वे अपनी सोच और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें और चर्च के प्रभुत्व के बिना अपने तरीके से जीवन जी सकें। इस तरह यह नया मध्यम वर्ग बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए आधार तैयार कर रहा था। नगर राज्य। इतालवी प्रायद्वीप के ये शहर स्वतंत्र नगर राज्यों में बदल गए जो अपने कानून और संस्कृति में स्वतंत्र थे। इटली में जो शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस थे, उनका अपना शासन तंत्र था जिसे नगर राज्य कहा जाता है। ये नगर राज्य यानी प्रत्येक शहर एक स्वतंत्र इकाई था जो स्वयं को शासित करता था और इसका अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक तंत्र था। प्रत्येक
नगर राज्य का अपना अनूठा चरित्र था जो उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों के अनुसार बना था। जैसे वेनिस अपनी समुद्री और व्यापारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और फ्लोरेंस अपने विद्वानों और कलाकारों के लिए। वेनिस समुद्री व्यापार और शक्ति में मजबूत था और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय समुद्र आधारित व्यापार और व्यवसाय था। फ्लोरेंस एक सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र बन गया क्योंकि यहाँ के धनी परिवारों जैसे मेडिसी परिवार ने कला और ज्ञान में निवेश किया और बहुत सारे विद्वानों और कलाकारों को समर्थन दिया। इन नगर राज्यों ने पुनर्जनन विचारों को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और ये विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गए। 14वीं और 15वीं सदी 14वीं और 15वीं सदी के दौरान कला और साहित्य में नए विचार आए जो पुराने यूनानी और रोमन विचारों को पुनर्जनन कर रहे थे। इस दौर में यूरोपीय लोगों ने पुराने यूनानी और रोमन विचारों को फिर से सराहना शुरू किया। इन शास्त्रीय विचारों को नई सोच और नए दृष्टिकोणों के साथ फिर से खोजा गया। ये विचार साहित्य और कला में यथार्थवादी चित्रण के रूप में दिखाई देने लगे। इस समय को पुनर्जनन के रूप में देखा गया जो एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म के साथ साथ समाज के हर पहलू में बदलाव लाने लगा। पुनर्जनन एक ऐसा दौर था जिसमें नए विचारों और सोच का पुनर्जन्म हुआ और यह पुनर्जन्म शास्त्रीय विचारों और ज्ञान का था जो प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में पाया जाता था। लोगों ने पुराने विचारों को नए दृष्टिकोणों के साथ समझने की कोशिश की और उन्हें अपनी कला और साहित्य में शामिल किया। विश्वविद्यालय और मानवतावाद इस दौर में विश्वविद्यालयों का विकास हुआ जहां बौद्धिक बहस और विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होने लगा। पुनर्जनन काल के दौरान यूरोप में विश्वविद्यालयों का विकास होने लगा और ये विश्वविद्यालय विद्वानों के लिए चर्चा और ज्ञान आदान प्रदान का केंद्र बन गए। विद्वान अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से चर्चा और आदान प्रदान करने लगे और इससे नए बौद्धिक और सामाजिक चर्चाएं विकसित हुईं। इसी दौरान एक नई विचारधारा विकसित हुई जिसे मानवतावाद कहा गया। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा थी जो मानव और उनके अनुभवों को केंद्रीय स्थान देती थी। मानवतावाद का विचार था कि मानव का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसके अनुभव और उपलब्धियां भी महत्व रखती हैं। मानवतावाद ने तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया और धार्मिक विश्वासों से परे मानव क्षमताओं और उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यह दर्शन मानव के बौद्धिक और रचनात्मक सामर्थ्य पर भरोसा करता था। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी विद्वानों ने इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं को पुनर्जनन करना चाहा। मानवतावादी विद्वान चाहते थे कि इतिहास को नए तरीके से समझा जाए और प्राचीन सभ्यताओं जैसे यूनानी और रोमन संस्कृतियों के आदर्शों और ज्ञान को फिर से समाज में शामिल किया जाए। मानवतावादियों ने इतिहास को इस तरह देखा कि समाज और मानव की यात्रा और उनकी उपलब्धियों का एक दस्तावेजीकरण है और उनका दृष्टिकोण था कि इतिहास को समझकर मानव समाज को और बेहतर बना सकता है। पेट्रार्क जैसे मानवतावादी विचारकों ने ऐतिहासिक लेखों और दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन शुरू किया। मानवतावादी विचारक जैसे पेट्रार्क ने प्राचीन लेखों और दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन किया और उनके माध्यम से नए विचार और ज्ञान सीखा। उनका ध्यान इतिहास को सटीक और तार्किक तरीके से समझने पर था और इन लोगों का मानना था कि इतिहास को समझने से मानव अपने आज को भी बेहतर समझ सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। विज्ञान और दर्शन। अरबों का योगदान। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों ने भी बहुत मूल्यवान योगदान दिया जो यूरोप में नए वैज्ञानिक सिद्धांत और विचार लाए। मुस्लिम विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया और इन ग्रंथों को आगे खोजा। अरबों के नए विचार और खोज जैसे बीज गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में यूरोप में फिर से शुरू किए गए और इसका प्रभाव पुनर्जनन और वैज्ञानिक क्रांति में भी दिखा। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अरबी विचारकों का काम
पुनर्जनन और वैज्ञानिक क्रांति के लिए मूल्यवान रहा। अरबी विचारकों के योगदान जैसे गणित में बीजगणित, खगोल विज्ञान में खगोलीय गति और चिकित्सा में रोगों का उपचार और रोकथाम यूरोप में फिर से शुरू हुआ, जो यूरोप के वैज्ञानिकों और विद्वानों ने आगे खोजा और उन्नत किया। ये विचार आगे चलकर पुनर्जनन और बाद में वैज्ञानिक क्रांति का मजबूत आधार बन गए। कलाकार और यथार्थवाद। पुनर्जनन काल के कलाकारों ने यथार्थवाद और मानव शरीर को सटीक रूप से चित्रित करना शुरू किया। पुनर्जनन का एक प्रमुख लक्षण यथार्थवाद था जो कला में दिखा। यथार्थवाद का अर्थ है चीज़ों को वैसे चित्रित करना जैसा वे वास्तव में हैं, यानी मानव शरीर और प्राकृतिक विश्व को यथार्थ और प्राकृतिक रूप में दिखाना। इस काल के प्रसिद्ध कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची और माइकलएंजेलो ने मानव शरीर रचना पर शोध किया और कला में पूरी तरह प्राकृतिक और यथार्थवादी तत्व शामिल किए। कलाकार मानव शरीर का अध्ययन करके अपनी कलाकृतियों में वास्तविकता से चित्रण करने लगे। लियोनार्डो दा विंची ने मानव शरीर की मांसपेशियों और संरचना का गहराई से अध्ययन किया और अपनी कलाकृतियों में उन्हें वैसे ही चित्रित किया जैसे वे वास्तव में दिखते हैं। यह यथार्थवाद और सटीकता आधुनिक कला का आधार बन गया और आज भी कला की दुनिया में यथार्थवाद महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तुकला में भी नए नए शैलियाँ उभरी जो शास्त्रीय तत्वों को पुनर्जनन करती थीं। पुनर्जनन काल में वास्तुकला में नई शैलियाँ आईं जो शास्त्रीय शैलियों जैसे समरूपता और अनुपात को फिर से शुरू करती थीं। पुनर्जनन के वास्तुकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन शैलियों को फिर से अपने डिज़ाइनों में शामिल किया और इमारतों में संतुलन और सामंजस्य बनाना शुरू किया। वास्तुकला में गुंबद, स्तंभ और मेहराब उपयोग किए गए जो यूनानी और रोमन वास्तुकला से प्रेरित थे। इन शास्त्रीय वास्तु तत्वों में गुंबद, मेहराब और स्तंभ उपयोग होने लगे जो सामंजस्य और समरूपता को दर्शाते थे। यह शास्त्रीय वास्तुकला का एक मुख्य लक्षण बन गया जो पुनर्जनन की इमारतों और संरचनाओं में भी सामान्य रूप से उपयोग होने लगा और आज भी बहुत प्रसिद्ध है। पहली मुद्रित पुस्तक। मुद्रण यंत्र का आविष्कार भी पुनर्जनन काल का एक प्रमुख मोड़ था। मुद्रण यंत्र एक ऐसी युक्ति थी जो योहानेस गुटेनबर्ग ने आविष्कार की थी और यह यूरोप में ज्ञान और विचार फैलाने का एक बड़ा स्रोत बन गया। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पुस्तकें और पांडुलिपियाँ जो पहले हस्तलिखित थीं अब बड़े पैमाने पर मुद्रित होने लगीं, जिसके कारण उनका उत्पादन और उपलब्धता बहुत बढ़ गई। योहानेस गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहला मुद्रण यंत्र बनाया और यहाँ से पहली मुद्रित पुस्तक बनी बाइबल। गुटेनबर्ग का आविष्कार इतना प्रभावशाली था कि यूरोप में बाइबल सबसे पहले मुद्रित पुस्तक बनी। पहले के समय में केवल चर्च या धनी लोगों के पास पुस्तकें होती थीं क्योंकि वे हस्तलिखित होती थीं और उनकी कीमत अधिक होती थी। अब मुद्रित पुस्तकों से ज्ञान और शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंच गई और पुनर्जनन के विचार और शिक्षाएं लोगों तक आसानी से फैल गईं। मुद्रण ने ज्ञान को सुलभ बनाया और विचारों को जल्दी फैलने में मदद की। मुद्रण यंत्र ने विचारों और ज्ञान को तेज़ी से यूरोप के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इससे पुनर्जनन के बौद्धिक और सांस्कृतिक मूल्य जल्दी फैल गए और लोग नए विचारों और शिक्षाओं को समझने और अपनाने लगे। यह दौर एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसमें व्यक्तिवाद और विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। मानव का नया अवधारणा। पुनर्जनन विचारकों ने मानव को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पुनर्जनन के विचारक जो मानवतावादी आंदोलन से प्रेरित थे ने मानव और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया। यह पहली बार था जब लोग धर्म से परे मानव के सामर्थ्य और उपलब्धियों को सराहने लगे। पहले लोगों को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन अब मानव का अपना महत्व और सामर्थ्य पहचाना जा रहा था। पहले लोगों को
मुख्य रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन अब मानवतावाद के प्रभाव के कारण मानव को केंद्र में रखा गया। मानवतावाद के प्रभाव से मानव की क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को धर्म के दायरे से परे देखना शुरू किया गया। मानव के अनुभव और क्षमताएं समाज में केंद्रीय स्थान ले रही थीं और धार्मिक नियंत्रण के बिना व्यक्तिगत जीवन और उपलब्धियों को सराहा जा रहा था। महिलाओं की आकांक्षाएं। इस समय में महिलाओं के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं पर भी कुछ चर्चाएं और बहस होने लगी। पुनर्जनन के दौरान कुछ महिलाओं ने साहित्य और कला में अपना योगदान देना शुरू किया और स्वयं को व्यक्त करने लगीं। हालांकि समाज में पुरुष प्रभुत्व अभी भी था, लेकिन कुछ महिलाएं शिक्षा और कला में आगे बढ़ने लगीं और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगीं। पुनर्जनन के दौरान कुछ महिलाएं साहित्य और कला में आगे आईं और अपनी प्रतिभा दिखाई। महिला लेखिकाओं और कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की और समाज में महिलाओं की भूमिका पर चर्चाओं को उकसाया। लेकिन समाज में महिलाओं के समान अधिकार और स्थिति अभी भी सीमित थी और उनकी मुख्य भूमिका घरेलू जीवन में ही सीमित थी। महिलाओं की आकांक्षाएं और विचार अभी भी पूरी तरह समाज के नियमों और प्रतिबंधों से मुक्त नहीं हो पाए थे। ईसाई धर्म के भीतर बहस। पुनर्जनन के समय ईसाई धर्म में भी बहुत सारी बहस और संघर्ष शुरू हुए जो धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती देते थे। पुनर्जनन के समय ईसाई धर्म के अंदर सुधार और विरोध का दौर भी देखा गया। इस दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों के बीच धार्मिक विचारों में संघर्ष और बहस होने लगी, जो आगे चलकर सुधार आंदोलन का कारण बनी। ईसाई धर्म के अंदर के ये संघर्ष और बदलाव समाज और व्यक्तियों के धार्मिक जीवन को भी प्रभावित करने लगे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच धार्मिक बहस होती रही, जो बाद में सुधार आंदोलन को जन्म देती है। मार्टिन लूथर जैसे प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने चर्च की कुछ प्रथाओं और धार्मिक शिक्षाओं को खुलकर सवाल उठाया। उनका मानना था कि लोग स्वयं धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें, बिना किसी अधिकारवादी चर्च के प्रभुत्व के। मार्टिन लूथर ने चर्च की शिक्षाओं का विरोध शुरू किया और इन संघर्षों ने ईसाई धर्म में विभाजन पैदा किए। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे स्वयं धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मार्टिन लूथर का काम ईसाई धर्म में एक बड़े बदलाव का कारण बना, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्व विश्लेषण और व्यक्तिगत विश्वास पर जोर दिया। मार्टिन लूथर और उनके अनुयायी, जो प्रोटेस्टेंट कहलाए, चाहते थे कि धार्मिक प्रथाओं में स्वतंत्रता और समझ हो और लोगों को चर्च के प्रभुत्व से आज़ादी मिले। यह सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना और इससे यूरोप में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में काफ़ी बड़े बदलाव आए। 16वीं और 17वीं सदी। 16वीं और 17वीं सदी में पुनर्जनन के विचार और भी अधिक यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगे। 16वीं और 17वीं सदी का समय पुनर्जनन विचारों का पूरे यूरोप में व्यापक प्रसार का समय था। ये विचार केवल इटली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक फैल गए। इस काल में वैज्ञानिक खोज और भौगोलिक अन्वेषण भी हुए, जो नए महाद्वीपों और व्यापारिक मार्गों की खोज में सहायक रहे। इन सदियों में वैज्ञानिक और भौगोलिक खोज होने लगी, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को दा गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्री मार्ग का अनुसरण करके 1492 में अमेरिका की खोज की और वास्को दा गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग से भारत के लिए पहला प्रत्यक्ष मार्ग खोजा। इन खोजों ने यूरोप के दृष्टिकोण और व्यापारिक अवसरों को विस्तृत किया और नए स्थानों और संस्कृतियों को खोजना शुरू किया गया। कोपरनिकस क्रांति। इस समय का एक और महत्वपूर्ण विकास था कोपरनिकस क्रांति, जो निकोलस कोपरनिकस के विचारों के इर्द गिर्द विकसित हुआ। इस समय में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो बताता था कि सूर्य विश्व का केंद्र है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके आसपास घूमते हैं।
पहले पृथ्वी केंद्रित मॉडल लोकप्रिय था जो कहता था कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है। कोपरनिकस क्रांति एक ऐसा आंदोलन था जिसने प्राचीन विश्वासों को चुनौती दी और विश्व की संरचना को नए तरीके से परिभाषित किया। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तावित किया, यानी सूर्य को विश्व का केंद्र माना और पृथ्वी को एक ग्रह जो उसके इर्द गिर्द घूमता है। सूर्य केंद्रित मॉडल ने पारंपरिक विश्वासों को वैज्ञानिक रूप से चुनौती दी और यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे खोजा और अपनी खोजों के साथ विज्ञान और खगोल विज्ञान में नए विकास लाए जो बाद में वैज्ञानिक क्रांति का आधार बन गए। विश्व को पढ़ना। ये खोज और सिद्धांत विश्व को नए तरीके से समझना और व्याख्या करना संभव बनाते थे। कोपरनिकस क्रांति और गैलीलियो केपलर जैसे वैज्ञानिकों के काम से विश्व और ग्रहीय गति को नए तरीके से समझना संभव हुआ। इन खोजों और सिद्धांतों ने मानव की समझ और विश्वासों में बहुत बड़े बदलाव लाए और आधुनिक विज्ञान के आधार को मजबूत बनाया। गैलीलियो और केपलर ने खगोल विज्ञान और ग्रहीय गति को और आगे समझाया और आधुनिक विज्ञान के आधार रखे। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उन्होंने ग्रहों और तारों का निकट से अवलोकन किया। केपलर ने ग्रहीय गति के नियम दिए जो बताते हैं कि ग्रह सूर्य के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। ये खोज खगोल विज्ञान और भौतिकी में नए अवधारणाएं लाईं और आधुनिक विज्ञान की संरचना को मजबूत करने में बहुत सहायक रहीं। क्या यूरोप में 14वीं सदी में पुनर्जनन हुआ? अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच यूरोप में 14वीं सदी में पुनर्जनन हुआ था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुनर्जनन एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो 14वीं सदी में शुरू हुई और धीरे धीरे प्रगति की और बाद की सदियों में पूर्ण रूप में दिखाई दी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुनर्जनन एक सतत विकास था, यानी एक ऐसी प्रक्रिया थी जो समय के साथ यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में बदलाव लाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुनर्जनन एक क्रमिक प्रक्रिया थी और इसका प्रारंभ 14वीं सदी से माना जा सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी से ही पुनर्जनन शुरू हो गया था, लेकिन ये सांस्कृतिक बदलाव और नए विचार धीरे धीरे विकसित हुए और पूरी तरह परिपक्व होने में समय लगा। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह परिपक्व होने में समय लिया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि पुनर्जनन एक अचानक बदलाव नहीं था, बल्कि धीरे धीरे समाज में प्रभाव और असर पैदा कर रहा था, जो आगे चलकर एक पूर्ण पुनर्जनन बना। सारांश: इस अध्याय का मुख्य पाठ यह है कि सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के समय को दर्शाता है। इस अध्याय में पुनर्जनन के विचारों और उनके यूरोप और आधुनिक विश्व पर प्रभाव का विस्तृत चर्चा है। यह एक पुनर्जन्म का समय था जिसमें कला, विज्ञान और दर्शन में नए अवधारणाएं और सिद्धांत आए और नए बौद्धिक और सांस्कृतिक विचार समाज में फैल गए। यह पुनर्जनन का समय था जिसमें रचनात्मकता और ज्ञान का विस्फोट हुआ और नए विचारों को बढ़ावा दिया गया। यह दौर एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति बन गया जो मानव क्षमताओं और उपलब्धियों को उत्सव की तरह मनाता था और इसने पूरे यूरोप में नए विचारों और सोच को समाज में गहराई से स्थापित किया। मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे यूरोपीय देश नए देशों में जाकर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे और वहाँ के मूल लोगों या स्वदेशी समुदायों को उनकी ज़मीन से अलग कर दिया। यह विस्थापन काफ़ी जटिल था और इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विशेष रूप से देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इतिहास को विस्तार से समझते हैं। अध्याय परिचय। इस अध्याय का केंद्र है कि कैसे यूरोपीय देशों ने अपना नियंत्रण विस्तार किया और स्वदेशी लोगों को उनकी ज़मीन और संसाधनों से अलग किया। स्वदेशी लोग उन लोगों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र के मूल या प्राचीन निवासी हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में नेटिव अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल। यूरोप में 16वीं सदी में खोज और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ।
जब यूरोपीय शक्तियां एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थीं, उपनिवेशीकरण का अर्थ है दूसरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और उसके संसाधनों का शोषण करना। तो आज हम समझेंगे कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण और विस्तार का नेटिव अमेरिकन और एबोरिजिनल पर क्या प्रभाव पड़ा। अध्याय के विस्तृत अन्वेषण से पहले कुछ मूल शब्दों और अवधारणाओं को स्पष्ट करना ज़रूरी है, जो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि स्वदेशी समुदायों ने यूरोपीय बसने वालों के खिलाफ कैसे प्रतिक्रिया दी। स्वदेशी लोग। स्वदेशी का अर्थ होता है मूल या प्राचीन लोग जो किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। ये लोग अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं के साथ वहाँ रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्वदेशी लोगों को नेटिव अमेरिकन कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल के नाम से जाने जाते हैं। उनकी संस्कृति ज़मीन और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ी होती है। उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें यूरोपीय शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन और फ्रांस नए क्षेत्रों में जाकर अपना शासन स्थापित करती हैं और वहाँ के संसाधनों का अपने लाभ के लिए शोषण करती हैं। यह प्रक्रिया स्वदेशी लोगों के साथ बल और नीतियों का उपयोग करके की गई। विस्थापन। विस्थापन का अर्थ है स्वदेशी लोगों को उनकी मूल भूमि या क्षेत्र से जबरन हटाना, जिससे उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक जीविका खतरे में आ गई। स्वदेशी लोगों को जब उनकी अपनी ज़मीन से अलग किया गया तो उनकी सांस्कृतिक संबंध और विरासत को भी नुकसान पहुंचा। चलो अब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद और स्वदेशी समाज। 16वीं सदी के दौरान यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्तिशाली यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस नए क्षेत्रों और महाद्वीपों की खोज करते हैं और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते हैं। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक लाभ और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना। यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस का मुख्य ध्यान नई जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाना और स्वदेशी लोगों को उनकी ज़मीन से अलग करना था। यूरोपीय साम्राज्यवाद का स्वदेशी समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि ये लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली और संसाधनों को खोने लगे। उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचना भी कमज़ोर होने लगी। इसके बाद यूरोपीय बसने वाले उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करते हैं और नेटिव अमेरिकन के साथ अंतःक्रियाएं और संघर्ष शुरू होते हैं। उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय बसने वाले। उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय बसने वाले मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस से 17वीं सदी में आए। इनका उद्देश्य यह कृषि और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण करना और अपने लोगों के लिए नए क्षेत्र बसाना था। 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश और फ्रांसीसी बसने वाले उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में बसना शुरू करते हैं। नेटिव अमेरिकन और यूरोपीय बसने वालों के बीच संस्कृति और जीवन शैली में काफ़ी अंतर थे। यूरोपीय बसने वालों का ध्यान जमीन पर कब्जा करना और संसाधनों का उपयोग करना था, जबकि नेटिव अमेरिकन की पारंपरिक जीवन शैली शिकार और संग्रहण पर आधारित थी। शुरू में कुछ शांतिपूर्ण आदान प्रदान भी हुए, जिसमें नेटिव अमेरिकन ने बसने वालों को खेती और जीविका के कौशल सिखाए, लेकिन धीरे धीरे यूरोपियों ने उनकी ज़मीन और संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे यूरोपीय नियंत्रण और ज़मीन पर कब्जा बढ़ता गया, नेटिव अमेरिकन को जबरन हटाया गया। इस विस्थापन और प्रवास प्रक्रिया को अगले खंड में और गहराई से खोजेंगे। विस्थापन और प्रवास की प्रक्रिया। विस्थापन और जबरन प्रवास एक ऐसी दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें यूरोपीय सरकारों ने नीतियों और बल का उपयोग करके नेटिव अमेरिकन को उनकी ज़मीन से अलग किया। यह प्रक्रिया 17वीं सदी से शुरू होती है और इसमें नेटिव अमेरिकन के कई जनजातियों को अपनी पैतृक ज़मीन से दूर होना पड़ता है। 18वीं और 19वीं सदी में संयुक्त राज्य सरकार ने इंडियन रिमूवल एक्ट जारी किया, जिसमें नेटिव अमेरिकन जनजातियों को उनकी ज़मीन से जबरन हटाकर पश्चिम की ओर भेजा गया। यह नीति नेटिव अमेरिकन के लिए बहुत दर्दनाक थी। ट्रेल ऑफ टीयर्स। इस एक्ट के बाद नेटिव अमेरिकन को जबरन प्रवास करना पड़ा और यह यात्रा इतनी कठिन थी कि इसे ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा गया, क्योंकि इस प्रवास के दौरान कई लोग बीमारी, भूख और अत्यधिक थकान के कारण मर गए। इस विस्थापन के प्रभाव नेटिव अमेरिकन समाजों और उनकी संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। स्वदेशी समाजों पर प्रभाव। यूरोपीय बसने वालों और उनकी विस्थापन नीतियों का स्वदेशी समाजों पर बहुत बुरा असर पड़ा। स्वदेशी लोगों की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति कमज़ोर होने लगी और उनकी आर्थिक प्रणाली भी बाधित हो गई। नेटिव अमेरिकन और एबोरिजिनल की संस्कृति उनकी ज़मीन और पर्यावरण के साथ गहरे जुड़ी थी,
जब उन्हें उनकी ज़मीन से अलग किया गया तो उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी क्षतिग्रस्त हो गया। यूरोपीय बसने वालों ने स्वदेशी लोगों की ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया, जो उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और शिकार क्षेत्रों को नष्ट करने लगा। स्वदेशी लोग अब अपने संसाधनों और जीविका के लिए यूरोपीय तंत्रों पर निर्भर होने लगे। यूरोपीय बसने वाले नए रोग जैसे चेचक और खसरा ले आए, जो नेटिव अमेरिकन और एबोरिजिनल की प्रतिरक्षा के लिए खतरनाक थे। इन रोगों के कारण कई स्वदेशी लोग मरने लगे और जनसंख्या में कमी होने लगी। ये नकारात्मक प्रभाव नेटिव अमेरिकन को अपनी संस्कृति और ज़मीन को बचाने के लिए प्रतिक्रिया और प्रतिरोध अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। नेटिव अमेरिकन की प्रतिक्रिया। नेटिव अमेरिकन ने यूरोपीय बसने वालों और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध और अनुकूलन के माध्यम से अपनी संस्कृति और ज़मीन को बचाने की कोशिश की। कई नेटिव अमेरिकन जनजातियों ने सशस्त्र प्रतिरोध और हिंसक विरोध किया ताकि उनके संसाधनों और ज़मीन पर उनका नियंत्रण बना रहे। उदाहरण में सियोक्स और अपाचे जनजातियों के प्रतिरोध प्रयास प्रसिद्ध हैं। कई स्वदेशी लोगों ने जीविका के लिए कुछ यूरोपीय प्रथाओं को अपनाना शुरू किया, जैसे खेती और ईसाई धर्म को स्वीकार करना। यह अनुकूलन उनकी जीविका के लिए आवश्यक था। कई जनजातियों ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को निजी तौर पर जारी रखा ताकि उनकी विरासत पूरी तरह नष्ट न हो। नेटिव अमेरिकन के प्रतिरोध के साथ ही एबोरिजिनल भी यूरोपीय बसने वालों के खिलाफ समान प्रतिक्रियाएं और जीविका प्रयास दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोग। ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी लोगों को एबोरिजिनल कहते हैं, और जैसे नेटिव अमेरिकन ने यूरोपीय विस्तार का सामना किया, वैसे ही एबोरिजिनल को भी ब्रिटिश बसने वालों का आक्रमण झेलना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश बसने वाले मुख्य रूप से अपने अपराधियों को निर्वासित करने के लिए आए और इससे वहां दंडात्मक उपनिवेश स्थापित हुए। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को अपने अपराधियों के लिए दंडात्मक उपनिवेश बनाया। दंडात्मक उपनिवेश का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां अपराधियों को भेजा जाता है और वहां ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण और कानून स्थापित करती है। ब्रिटिश बसने वालों के विस्तार ने एबोरिजिनल की ज़मीन और शिकार क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। उनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश बसने वाले अपनी कृषि प्रथाएं और यूरोपीय जीवन शैली को ऑस्ट्रेलिया में ले आए। ब्रिटिश विस्तार के साथ एबोरिजिनल का जबरन विस्थापन और हानि और भी गंभीर होने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में विस्तार और बसावट। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश बसने वालों का विस्तार और बसावट का प्रक्रिया और भी आक्रामक होने लगी जब ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण को तटीय क्षेत्रों से आंतरिक क्षेत्रों तक विस्तार करना शुरू किया। विस्तार का प्राथमिक ध्यान था जमीन और संसाधनों पर कब्जा, और यह स्वदेशी एबोरिजिनल के लिए एक बड़ा चुनौती और खतरा बन गया। ब्रिटिश बसने वाले ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों से दूर आंतरिक क्षेत्रों में घुसने लगे और वहां भी जमीन और संसाधनों पर अपना नियंत्रण जमाने लगे। यह विस्तार स्वदेशी एबोरिजिनल के पारंपरिक क्षेत्रों और शिकार क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालने लगा। बसने वालों का मुख्य उद्देश्य कृषि और संसाधनों पर नियंत्रण था, जो एबोरिजिनल की पारंपरिक आजीविका और जीवन शैली थी। एबोरिजिनल का प्रकृति और ज़मीन के साथ जो संबंध था वह पूरी तरह बाधित होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश बसने वाले अपनी कृषि प्रणाली को ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर थोपने लगे। विस्तार की प्रक्रिया में ब्रिटिश बसने वालों और एबोरिजिनल के बीच कई हिंसक संघर्ष भी हुए। कई जगहों पर ब्रिटिश बसने वालों ने एबोरिजिनल को जबरन हटाया और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया, जो स्वदेशी समाज के टूटने का कारण बना। विस्तार के बाद जबरन हटाने और विस्थापन की प्रक्रिया ने एबोरिजिनल की ज़मीन और संस्कृति दोनों को खतरे में डाल दिया। अगला खंड हमें एबोरिजिनल के विस्थापन और उनके साथ हुई चुनौतियों को और विस्तार में खोजेगा। एबोरिजिनल का विस्थापन। एबोरिजिनल को ऑस्ट्रेलिया में उनकी अपनी ज़मीन से जबरन हटाया गया, जो उनके लिए एक जीवन बदलने वाली और आघातकारी प्रक्रिया थी। यह विस्थापन व्यवस्थित था और यह उनकी पूरी पहचान और संस्कृति पर बुरा असर डालता है। ब्रिटिश बसने वालों ने एबोरिजिनल को उनकी विशिष्ट ज़मीन और शिकार क्षेत्रों से अलग कर दिया। यह जबरन हटाना उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के लिए भी एक बड़ा प्रभाव लाया, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएं ज़मीन के साथ गहरे जुड़ी थीं। विस्थापन के बाद एबोरिजिनल की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना क्षतिग्रस्त होने लगी। उनका सांस्कृतिक संबंध ज़मीन के साथ जुड़ा था
और जब उन्हें उनकी ज़मीन से जबरन अलग किया गया तो उनकी पहचान और सामाजिक संरचना भी टूटने लगी। विस्थापन का उनके मानसिक स्वास्थ्य और समुदाय संरचना पर भी बुरा असर पड़ा। अपनी जमीन और समुदाय से अलग होने के कारण एबोरिजिनल का आत्मसम्मान और गर्व भी क्षतिग्रस्त हो गया। एबोरिजिनल का विस्थापन उनकी जनसंख्या और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि नए रोगों और सीमित संसाधनों के कारण उनकी जीविका में चुनौतियां और बढ़ने लगीं। बसावट का स्वदेशी जनसंख्या पर प्रभाव। ब्रिटिश बसने वालों की ऑस्ट्रेलिया में बसावट और ज़मीन पर कब्जा स्वदेशी लोगों के स्वास्थ्य और जनसंख्या पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल रहा था। यह प्रभाव सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जैविक जीविका का भी था। ब्रिटिश बसने वालों ने ऑस्ट्रेलिया में नए रोग जैसे चेचक और खसरा पेश किए, जिनके खिलाफ स्वदेशी लोगों की प्रतिरक्षा में कोई सुरक्षा नहीं थी। ये रोग उनके लिए घातक साबित हुए और कई स्वदेशी लोग बीमारियों से मरने लगे। ब्रिटिश विस्तार और नए रोगों के कारण स्वदेशी जनसंख्या में तेज़ी से कमी होने लगी। स्वदेशी लोगों के जनजातियों और समुदायों को लगभग विलुप्त होने का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा यूरोपीय रोगों के खिलाफ कमज़ोर थी। ब्रिटिश नियंत्रण ने स्वदेशी लोगों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रथाओं को भी तोड़ दिया। एबोरिजिनल की पारंपरिक आर्थिक प्रणाली और संसाधनों का नियंत्रण ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया, जो उनकी जीविका के लिए एक और बड़ा चुनौती बन गया। स्वास्थ्य और जनसंख्या प्रभाव स्वदेशी लोगों को अपनी अस्तित्व के लिए और भी प्रतिरोध और जीविका रणनीतियां अपनाने के लिए मजबूर करता है। स्वदेशी लोगों की प्रतिरोध और जीविका रणनीतियां। स्वदेशी लोगों ने अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाईं। ये प्रतिरोध और जीविका की रणनीतियां उनकी अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित करने का एक तरीका थीं। कई जनजातियों ने ब्रिटिश और यूरोपीय बसने वालों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध दिखाया। उत्तरी अमेरिका में सियोक्स और अपाचे जनजातियों ने ब्रिटिश बसने वालों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध दिखाया, और ऑस्ट्रेलिया में भी कई एबोरिजिनल समूहों ने समान प्रयास किए। कुछ स्वदेशी समुदायों ने जीविका के लिए यूरोपीय रीति रिवाजों को अपनाया, जैसे कृषि और ईसाई धर्म को स्वीकार करना। यह अनुकूलन उनके अस्तित्व और समुदाय संरचना को जारी रखने के लिए आवश्यक था। कई स्वदेशी लोगों ने निजी तौर पर अपनी पारंपरिक प्रथाओं और विश्वासों को जारी रखा, जो उनके सांस्कृतिक संरक्षण का एक तरीका था। स्वदेशी लोगों का प्रतिरोध और जीविका का संघर्ष कानूनी और अधिकारों के संघर्ष में भी बदलने लगा। औपनिवेशिक नीतियां और उनके प्रभाव। ब्रिटिश और यूरोपीय औपनिवेशिक सरकारों ने स्वदेशी लोगों के संसाधनों और ज़मीन पर नियंत्रण पाने के लिए औपनिवेशिक नीतियां और कानून लागू किए। ये नीतियां स्वदेशी अधिकारों और संस्कृति के खिलाफ बनी हुई थीं, और ये स्वदेशी समाज के लिए हानिकारक साबित हुईं। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां और कानून बनाए जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों और ज़मीन तक पहुंच को सीमित करते थे। ये नीतियां यूरोपीय बसने वालों के अधिक लाभ और स्वदेशी लोगों के संसाधनों और ज़मीन को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। स्वदेशी लोगों को कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कानूनी स्वामित्व का पहुंच नहीं दी गई। इसका प्रभाव उनकी संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं पर भी पड़ा, क्योंकि उनकी जीवन शैली और आर्थिक तंत्र उनकी पारंपरिक ज़मीन से जुड़ा था। औपनिवेशिक नीतियों का स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक विश्वासों पर भी बुरा असर पड़ा। इन नीतियों ने स्वदेशी लोगों की प्रथाओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को दबा दिया, जो उनकी विरासत और सांस्कृतिक संरचना को क्षतिग्रस्त करता है। औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ स्वदेशी लोगों ने अधिकारों और मान्यता के लिए आंदोलन और कानूनी लड़ाइयाँ भी शुरू की। स्वदेशी अधिकारों और मान्यता के लिए आंदोलन। जैसे जैसे स्वदेशी समुदायों ने औपनिवेशिक शासन के दबाव और उत्पीड़न का सामना किया, उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों और मान्यता के लिए आंदोलन शुरू किए। ये आंदोलन 20वीं सदी में और भी संगठित और शक्तिशाली हो गए। स्वदेशी समुदायों ने अपनी ज़मीन और संसाधनों के कानूनी अधिकारों के लिए विरोध और आंदोलन शुरू किए। ये आंदोलन उनकी संस्कृति और जीविका के लिए भी महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी लोगों ने राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए। ये आंदोलन स्वदेशी संस्कृति और अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करते हैं। कई स्वदेशी आंदोलनों ने सांस्कृतिक पुनर्जनन यानी अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए भी मांग की। यह सांस्कृतिक गर्व और आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी थे। कानूनी अधिकारों और मान्यता के आंदोलनों के बाद उनकी कानूनी लड़ाइयों और कानूनों पर भी प्रभाव पड़ा, जो स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ज़रूरी था। स्वदेशी अधिकारों के लिए कानून और कानूनी लड़ाइयाँ। स्वदेशी लोगों ने औपनिवेशिक सरकार और बसने वालों के खिलाफ ज़मीन और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए
कानूनी लड़ाइयाँ और मुकदमे दायर किए। ये कानूनी लड़ाइयाँ उनकी ज़मीन और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक प्रमुख कदम बन गईं। कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में स्वदेशी लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाइयाँ जीतने की कोशिश की ताकि उनकी ज़मीन और सांस्कृतिक अधिकार पुनर्स्थापित हो सकें। कुछ मामलों में स्वदेशी लोगों को कुछ सफलता मिली, जिसमें उन्हें ज़मीन और सांस्कृतिक अधिकार वापस मिले, लेकिन कुछ मामलों में स्वदेशी समुदायों की मांगों को अस्वीकार भी किया गया। औपनिवेशिक सरकारों ने स्वदेशी अधिकारों और ज़मीन के लिए कुछ कानून और विधान भी पारित किए, जिसमें स्वदेशी लोगों की ज़मीन और सांस्कृतिक संरक्षण को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। ये कानूनी और विधायी लड़ाइयों के बाद भी स्वदेशी समुदाय आज के आधुनिक समाज में कई समकालीन मुद्दों का सामना करते हैं जो उनकी पहचान और संसाधनों से संबंधित हैं। समकालीन मुद्दे और स्वदेशी पहचान। आज भी स्वदेशी समुदाय अपनी पहचान और संसाधनों के नियंत्रण के लिए समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये मुद्दे आज के आधुनिक विश्व में भी स्वदेशी पहचान और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में भी स्वदेशी लोग अपनी पारंपरिक जमीन और संसाधनों के पूर्ण नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई जगह उनके संसाधन उनके नियंत्रण में नहीं हैं, जो उनकी संस्कृति के लिए एक बड़ा मुद्दा है। स्वदेशी लोग अपनी संस्कृति और पारंपरिक विश्वासों को संरक्षित और संरक्षण करने के लिए आंदोलनों और सांस्कृतिक पुनर्जनन परियोजनाओं में लगे हुए हैं। यह उनकी संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए ज़रूरी है। स्वदेशी लोग आज के आधुनिक समाज में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, जो उनकी पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक तंत्रों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। सारांश। तो दोस्तों, अब तक जो हमने अध्याय में समझा उसका एक संक्षिप्त रूप देखते हैं। ये बिंदु याद रखने से आपको अध्याय का मूल अवधारणा और महत्वपूर्ण पहलू याद रखने में मदद मिलेगी। 16वीं सदी से यूरोप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण का उदय हुआ, जिसमें यूरोपीय देशों ने नए क्षेत्रों पर कब्जा किया और स्वदेशी लोगों को उनकी ज़मीन और संसाधनों से अलग किया। यह विस्तार उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। 17वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस के बसने वाले उत्तरी अमेरिका में आए, जिन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ शुरू में शांतिपूर्ण अंतःक्रियाएं की, लेकिन धीरे धीरे उनकी ज़मीन और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। 18वीं और 19वीं सदी में संयुक्त राज्य ने नेटिव अमेरिकन के लिए इंडियन रिमूवल एक्ट पारित किया, जिसने उन्हें उनकी पैतृक ज़मीनों से जबरन हटाकर पश्चिम की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर किया। इस प्रक्रिया में कई लोग ट्रेल ऑफ टीयर्स जैसे प्रवास मार्ग में बीमारी और भूख से मर गए। यूरोपीय बसने वालों के आने के कारण नेटिव अमेरिकन और एबोरिजिनल की सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य प्रणाली बाधित हो गई। नए रोग जैसे चेचक और खसरा ने स्वदेशी जनसंख्या में भारी कमी पैदा की। नेटिव अमेरिकन और एबोरिजिनल ने यूरोपीय बसने वालों के खिलाफ प्रतिरोध और अनुकूलन के माध्यम से अपनी ज़मीन और संस्कृति को बचाने की कोशिश की। कई लोगों ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं को निजी तौर पर जारी रखा और कुछ यूरोपीय प्रथाओं को अपनाया। ब्रिटिश और यूरोपीय सरकारों ने ऐसी औपनिवेशिक नीतियाँ बनाईं जो स्वदेशी लोगों की ज़मीन और अधिकारों के खिलाफ थीं। स्वदेशी लोगों ने अपने अधिकारों और मान्यता के लिए 20वीं सदी में आंदोलन और कानूनी लड़ाइयाँ शुरू की, ताकि उनकी सांस्कृतिक और ज़मीन के अधिकार पुनर्स्थापित हो सकें। आज भी स्वदेशी समुदाय अपनी ज़मीन और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका मुख्य ध्यान अपनी पारंपरिक ज़मीनों और संसाधनों को नियंत्रण में रखने और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का है। आधुनिक समाज में उनकी चुनौतियाँ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकीकरण से संबंधित हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते। यह अध्याय जापान और चीन के शानदार रूपांतरण के बारे में है और हम इसे इतना सरल और मज़ेदार तरीके से समझाएंगे कि एकदम शुरुआत करने वाला भी कहेगा, अरे इतिहास तो एकदम बढ़िया है। मेरा नाम एहसान है और मैं बिहार से हूँ। मेरा मिशन है कि सभी किताबों को आसान और एनिमेशन में कवर करूं, जिससे आप अध्याय पढ़ भी सकते हो, और अगर पढ़ चुके हो तो ये आपके रिवीजन के काम भी आएगी। इसीलिए अपनी नोटबुक निकालो, थोड़ी सी मसाला चाय या कोल्ड कॉफ़ी पकड़ो और चलो शुरू करते हैं एक नए ऐतिहासिक सफ़र पर। लाइक बटन को ज़ोर से दबाओ, सब्सक्राइब करो लीगेसी लर्नर्स को और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। आओ इतिहास को महान बनाएं। तो दोस्तों, ये अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते एक ऐसा अध्याय है जो हमें दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कैसे अपने आप को आधुनिक बनाया। आधुनिकीकरण का मतलब क्या? सोचो, जैसे आपका पुराना कीपैड फ़ोन अपग्रेड होकर लेटेस्ट आईफोन बन जाए, समाज का भी ऐसा ही सुधार होता है। पारंपरिक व्यवस्थाएं जैसे हाथ से काम, पुराने कानून, नई टेक्नोलॉजी, शिक्षा और शासन से बदल जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस है दो पूर्वी एशियाई सुपरस्टार्स पर, जापान और चीन।
जापान ने आधुनिकीकरण की दौड़ एकदम उसेन बोल्ट की तरह जीत ली, जबकि चीन को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। एनसीईआरटी के इस अध्याय में हम इन दोनों की यात्राओं को कदम दर कदम समझेंगे। बुनियादी अवधारणाएं। दोस्तों, किसी भी अध्याय को समझने के लिए नींव मजबूत होना ज़रूरी है ना, तो चलो कुछ बुनियादी शब्दों और विचारों को तोड़ते हैं एकदम सरल तरीके से। आधुनिकीकरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक से उन्नत की ओर बढ़ता है। जैसे पहले गांव में बैलगाड़ी थी, अब शहरों में मेट्रो चलती है। पहले राजा शासन करते थे, अब लोकतंत्र या संविधान है। इसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब सुधरते हैं। सोचो, आधुनिकीकरण समाज का पूरा सुधार है। सामंतवाद यह एक पुरानी व्यवस्था थी जिसमें ज़मीन के मालिक यानी सामंत और उनके मजदूर यानी किसान होते थे। जैसे एक गांव में ज़मींदार होता था जो सबका मालिक होता था। जापान और चीन दोनों में पहले ऐसी ही व्यवस्था थी जहां शक्ति एक छोटे समूह के हाथ में थी। साम्राज्यवाद यह वो समय था जब शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस कमज़ोर देशों पर कब्जा करते थे, संसाधनों, व्यापार या शक्ति के लिए। सोचो, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई का टिफ़िन छीन ले। चीन को इसका बहुत बुरा प्रभाव झेलना पड़ा। सुधार बनाम क्रांति। सुधार का मतलब है धीरे धीरे परिवर्तन लाना, जैसे अपने कमरे को थोड़ा थोड़ा नवीनीकृत करना। क्रांति का मतलब है एकदम बड़ा परिवर्तन, जैसे पुराना घर तोड़कर नया बनाना। जापान ने सुधार किए, लेकिन चीन में क्रांतियाँ भी हुईं। पश्चिमीकरण यह पश्चिमी देशों जैसे यूरोप, अमेरिका की संस्कृति, टेक्नोलॉजी या व्यवस्थाओं को अपनाना है। जापान ने इसे चतुराई से अपनाया, लेकिन चीन में थोड़ा विरोध था। ये अवधारणाएं स्पष्ट हो गईं। अब हम अध्याय के मुख्य विषयों में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते से, क्योंकि इसकी कहानी एकदम ब्लॉकबस्टर है। उसके बाद हम चीन का आधुनिकीकरण पढ़ेंगे। जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते का परिचय। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जापान के आधुनिकीकरण की यात्रा से, जो एकदम एक हॉलीवुड मूवी जैसी है, भरी हुई है एक्शन, ड्रामा और रूपांतरण से। जापान की यह यात्रा इस अध्याय का दिल है, क्योंकि यह दिखाती है कि एक पारंपरिक अलग थलग देश कैसे एक विश्व शक्ति बन गया। हम हर विस्तार को एनसीईआरटी के हिसाब से कवर करेंगे, कदम दर कदम, और इतना सरल समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आप जापान के उस समय में खुद मौजूद हो। इसके बाद हम चीन के रास्ते पर चलेंगे, जो एक अलग ही कहानी है, थोड़ी ज़्यादा संघर्ष वाली। तो चलो जापान के शानदार रोमांच में कूदते हैं। जापान का आधुनिकीकरण का रास्ता। जापान की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। उस समय जापान एक सामंती समाज में था, जिसमें तोकुगावा शोगुनेट शासन करता था। शोगुनेट का मतलब है एक सैन्य सरकार, और इसका मालिक होता था शोगुन, एक शक्तिशाली जनरल जो व्यावहारिक रूप से सम्राट से भी ज़्यादा शक्ति रखता था। सोचो, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल के बजाय पीटी टीचर पूरा नियंत्रण ले ले। जापान ने उस समय सकोकु नीति का पालन किया, यानी बंद देश, मतलब जापान की सीमाएं बंद थीं, विदेशियों के साथ व्यापार या संपर्क लगभग शून्य था। यह अलगाव 200 साल तक चला, लेकिन 1850 के दशक में अमेरिका के कमोडोर पेरी अपने बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ आया और जापान से कहा, भाई अब सीमाएं खोलो वरना समस्या हो जाएगी। यह जापान के लिए एक जगाने वाली कॉल थी। उन्हें लगा कि अगर वे नहीं बदले तो कमज़ोर रह जाएंगे और शायद कोई पश्चिमी शक्ति उन पर कब्जा कर ले। यह था जापान के आधुनिकीकरण की पहली चिंगारी। मेजी पुनर्स्थापना। अब आता है जापान का गेम चेंजर पल, मेजी पुनर्स्थापना 1868 में। यह एक निर्णायक मोड़ था। तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंका गया और सम्राट मेजी को सत्ता वापस दी गई। पुनर्स्थापना का मतलब यहाँ सम्राट की सत्ता को फिर से जीवित करना है। सोचो, जैसे कोई पुराना सुपर हीरो वापस आए और शहर को बचा ले। मेजी पुनर्स्थापना का मुख्य लक्ष्य था जापान को एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र बनाना, ताकि वह पश्चिमी शक्तियों जैसे ब्रिटेन या अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी, शिक्षा और व्यवस्थाओं को अपनाया, लेकिन अपनी जापानी संस्कृति जैसे शिंतो परंपराएं, चाय समारोहों को भी संरक्षित किया। राजनीतिक सुधार। मेजी सरकार ने राजनीतिक व्यवस्था को एकदम नए तरीके से डिज़ाइन किया। पहले सामंतों, जिन्हें दाइम्यो कहते थे, के पास शक्ति थी, लेकिन अब उनकी ज़मीनें ले ली गईं और एक केंद्रीकृत सरकार बनाई गई। 1889 में जापान ने अपना पहला संविधान बनाया, जो एक संवैधानिक राजतंत्र था। इसका मतलब सम्राट एक प्रतीकात्मक व्यक्ति था, लेकिन असली शक्ति एक निर्वाचित संसद के पास थी, जिसे डाइट कहते थे। यह व्यवस्था
जर्मनी के मॉडल से प्रेरित थी। इसके साथ आधुनिक नौकरशाही और कानूनी व्यवस्था भी बनाई गई। पहले कानून अलग अलग क्षेत्रों में अलग थे, लेकिन अब सबके लिए समान कानून थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। यह आधुनिकीकरण की ओर एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब जापान एक एकीकृत राष्ट्र बन गया था और एनएसईआरटी इसे बहुत महत्व देता है। आर्थिक आधुनिकीकरण। आर्थिक रूप से जापान ने एकदम रॉकेट की गति से प्रगति की। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े, स्टील और जहाज निर्माण। बड़े व्यापारिक समूहों, जिन्हें ज़ाइबात्सु कहते थे, जैसे मित्सुबिशी, सुमितोमो, को पूरा समर्थन दिया गया। बुनियादी ढांचा भी विकसित किया, रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें, बंदरगाह, ताकि व्यापार और परिवहन आसान हो। जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को अपनाया, लेकिन स्थानीय वर्कर्स को प्रशिक्षित किया ताकि विदेशी निर्भरता न रहे। 1900 तक जापान एक औद्योगिक शक्तिशाली देश बन गया था। यह सब सरकार की मजबूत योजना और निवेश से हुआ, और इसने जापान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। एनसीईआरटी में इसका विस्तार दिया है कि कैसे जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला। सैन्य सुधार। जापान ने अपनी सेना को भी विश्व स्तरीय बनाया। पहले समुराई योद्धा लड़ाई करते थे, लेकिन अब उन्हें एक आधुनिक सेना से बदल दिया गया। भर्ती की व्यवस्था लाई गई, यानी हर युवक को सेना की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। नौसेना को भी ब्रिटिश शैली के युद्धपोतों से अपग्रेड किया गया। इस सैन्य शक्ति की वजह से जापान ने चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध जीता। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि एक एशियाई देश ने पश्चिमी शक्ति रूस को हरा दिया। इससे जापान का नाम दुनिया भर में फैला, और एनएसईआरटी इसे जापान के आधुनिकीकरण का प्रमाण मानता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक रूप से भी जापान ने बहुत परिवर्तन किए। सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली लाई गई, जिसमें हर बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य था, चाहे लड़का हो या लड़की। यह प्रणाली जर्मनी और अमेरिका से प्रेरित थी। सोचो, जैसे आपके मोहल्ले के हर बच्चे को मुफ्त और टॉप क्लास स्कूल मिल जाए। लड़कियों को भी शिक्षा दी गई, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। पश्चिमी संस्कृति को अपनाया गया, जैसे पश्चिमी सूट, आधुनिक वास्तुकला, लेकिन जापानी परंपराओं जैसे चाय समारोह, शिंतो धर्म और किमोनो को भी सम्मान दिया गया। यह संतुलन ही जापान की ताकत थी, क्योंकि ना तो वो अपनी जड़ें भूलें, ना ही आधुनिकता से पीछे रहे। एनएसईआरटी इस संतुलन को जापान की सफलता का एक बड़ा कारण बताता है। जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। आधुनिकीकरण के बाद जापान एक विश्व शक्ति बन गया। उसने अपनी शक्ति दिखाई कोरिया को 1910 में और ताइवान को 1895 में हड़प कर। सोचो, जैसे कोई मजबूत खिलाड़ी गेम में अपना इलाका बढ़ाता है। जापान ने अपने आप को एशिया का नेता दिखाना चाहा, और इसके लिए वो औपनिवेशिक विस्तार में शामिल हुआ। यह महत्वाकांक्षा चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध में दिखती है, जहां जापान ने साबित किया कि वो पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दे सकता है। लेकिन इस साम्राज्यवादी मानसिकता की वजह से भविष्य में तनाव भी बढ़े, जो हम द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में देखते हैं। एनसीईआरटी इसे जापान के आधुनिकीकरण का एक जटिल परिणाम बताता है। चीन का आधुनिकीकरण का रास्ता। अब दोस्तों, जापान के बाद हम चीन की यात्रा पर चलते हैं, जो एक अलग ही कहानी है, थोड़ी ज़्यादा संघर्ष वाली। चीन में 19वीं सदी में किंग वंश शासन कर रहा था, लेकिन यह वंश एकदम कमज़ोर हो चुका था। पश्चिमी शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने चीन पर साम्राज्यवाद थोपा। अफीम युद्ध के बाद चीन को असमान संधियां करनी पड़ी। इसका मतलब चीन को अपने बंदरगाह विदेशियों के लिए खोलने पड़े, व्यापार पर नियंत्रण देना पड़ा और अपनी संप्रभुता खो दी। इसके अलावा आंतरिक समस्याएं भी थीं, भ्रष्टाचार, गरीबी और विद्रोह, जैसे ताइपिंग विद्रोह। चीन को आधुनिकीकरण चाहिए था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था, जापान के विपरीत, और एनएसईआरटी इस अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। सुधार के प्रयास। चीन ने आधुनिकीकरण के लिए 2 बड़े सुधारों की कोशिश की। पहला था आत्मशक्तिशालीकरण आंदोलन 1860 के दशक से 1890 के दशक तक। इसमें विचार था पश्चिमी टेक्नोलॉजी अपनाना, जैसे आधुनिक हथियार, जहाज, लेकिन चीनी संस्कृति और कन्फ्यूशियस व्यवस्था को नहीं बदलना। कन्फ्यूशियसवाद एक दर्शन है जो सम्मान, पदानुक्रम और परंपरा पर फोकस करता है, जैसे भारतीय परिवारों में बड़ों का सम्मान होता है। लेकिन यह आंदोलन विफल हुआ, क्योंकि सुधार सतही स्तर के थे, जैसे फ़ोन का कवर बदलना, लेकिन बैटरी पुरानी ही रह जाए। भ्रष्टाचार और विरोध ने इसे रोक दिया। दूसरा प्रयास था 100 दिनों का सुधार 1898 में, जिसमें सम्राट गुआंगक्सू ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में बड़े परिवर्तन लाने की कोशिश की।
लेकिन रूढ़िवादी कुलीनों, जिनकी अगुवाई डाउजर एम्प्रेस सिक्सी करती थी, ने इसे रोक दिया और गुआंगक्सू को लगभग जेल में डाल दिया। यह भी विफल हुआ। क्रांतियाँ और राजनीतिक परिवर्तन। जब सुधारों से काम नहीं बना तो क्रांति का समय आया। 1911 में शिनहाई क्रांति हुई, जिसमें किंग वंश को हटा दिया गया और चीन गणराज्य की स्थापना हुई सन यात सेन के अधीन। सन यात सेन एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और जन कल्याण के लिए काम किया। सोचो, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी आपके देश को नई दिशा दे। लेकिन गणराज्य के बाद भी चीन स्थिर नहीं हुआ। सैन्य नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जैसे स्थानीय डॉन अपना इलाका चला रहे हों। यह एक बड़ा अंतर था जापान के साथ, जहां एकता थी। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। चीन में पारंपरिक कन्फ्यूशियस मूल्यों, जो पदानुक्रम और सम्मान पर आधारित थे, को चुनौती दी गई। नई संस्कृति आंदोलन। 1910 के दशक में बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विचारों जैसे लोकतंत्र, विज्ञान और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने पारंपरिक चीनी लिपि को भी सरल बनाया ताकि आम लोग पढ़ सकें, जैसे हिंदी को और आसान फ़ॉन्ट में लिखना। महिलाओं के अधिकारों पर भी थोड़ी सी बात हुई, लेकिन परिवर्तन धीमे थे। जापान की तुलना में चीन में सांस्कृतिक बदलाव धीरे हुआ, क्योंकि समाज में गहरी जड़ें वाली परंपराएं थीं, और एनसीईआरटी इसे चीन की धीमी प्रगति का एक कारण बताता है। आर्थिक चुनौतियाँ। आर्थिक रूप से चीन जापान से बहुत पीछे था। औद्योगिकीकरण सीमित था, मुख्यतः तटीय शहरों जैसे शंघाई तक। ग्रामीण इलाके अब भी पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, जैसे भारत के गांव आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। विदेशी शक्तियों का नियंत्रण व्यापार और संसाधनों पर था, जिससे चीन की आर्थिक वृद्धि रुक गई। जापान जैसा मजबूत सरकारी समर्थन उद्योगों के लिए नहीं था, और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर रही, जो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिया है। कम्युनिस्ट आंदोलन। चीन में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सीसीपी 1921 में। माओ जेडोंग इसमें एक बड़ा नेता बना। सीसीपी मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर फोकस किया, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। लॉन्ग मार्च एक प्रतीकात्मक घटना थी, जहां माओ और उसके अनुयायियों ने हजारों मील की यात्रा की राष्ट्रवादी बलों के खिलाफ जीवित रहने के लिए। सोचो, जैसे एक सर्वाइवल मूवी में हीरो टीम के साथ जंगल पार करता है। यह आंदोलन भविष्य में चीन के आधुनिकीकरण का आधार बना, लेकिन इस अध्याय के समय तक चीन अभी भी संघर्ष कर रहा था। तुलनात्मक विश्लेषण। दोस्तों, अब जापान और चीन के आधुनिकीकरण के रास्ते की तुलना करते हैं। जापान ने एक एकीकृत योजनाबद्ध तरीका अपनाया। मेइजी पुनर्स्थापना के साथ मजबूत नेतृत्व था, और पश्चिमी विचारों को चतुराई से अपनाया गया, बिना जापानी पहचान खोए। चीन में आंतरिक विभाजन, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप ने आधुनिकीकरण को कठिन बना दिया। जापान ने सुधार किए, जबकि चीन को क्रांतियों से गुजरना पड़ा। जापान 20वीं सदी की शुरुआत तक एक विश्व शक्ति बन गया, लेकिन चीन अभी भी अराजकता में था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि जापान में राजनीतिक स्थिरता और एकता थी, जबकि चीन में सैन्य नेताओं और विदेशी शक्तियों का वर्चस्व था। एनसीईआरटी इस अंतर को बहुत महत्व देता है। आधुनिकीकरण का प्रभाव। आधुनिकीकरण ने जापान और चीन दोनों को बदल दिया, लेकिन अलग अलग तरीके से। जापान एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। उसके उद्योग, सेना और शिक्षा प्रणाली विश्व स्तरीय थे, लेकिन इसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने भविष्य में समस्याएं भी पैदा की, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी आक्रामक भूमिका। चीन में आधुनिकीकरण धीमा था, लेकिन 1911 की क्रांति और कम्युनिस्ट आंदोलन ने एक नया रास्ता दिखाया। दोनों देशों के आधुनिकीकरण के वैश्विक प्रभाव थे। जापान ने एशिया में एक मजबूत उपस्थिति बनाई, और चीन ने धीरे धीरे अपनी संप्रभुता वापस प्राप्त की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आधुनिकीकरण एक सबके लिए एक ही आकार की प्रक्रिया नहीं है। हर देश का अपना अनोखा रास्ता होता है। चलो दोस्तों, अब एक त्वरित सारांश देखते हैं, जो इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आधुनिकीकरण का मतलब। आधुनिकीकरण समाज का अपग्रेड है, पारंपरिक से उन्नत व्यवस्थाओं की ओर, जैसे टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में सुधार। जापान की सफलता। जापान ने मेइजी पुनर्स्थापना, तेज आधुनिकीकरण किया। राजनीतिक सुधारों, आर्थिक वृद्धि, ज़ाइबात्सु, रेलवे, सैन्य शक्ति और संतुलित पश्चिमीकरण के साथ मजबूत नेतृत्व और एकता ने इसे संभव किया। चीन का संघर्ष। चीन ने आधुनिकीकरण के लिए कोशिश की। आत्मशक्तिशालीकरण आंदोलन, 100 दिनों का सुधार,
लेकिन साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ने रोका। 1911 की क्रांति और कम्युनिस्ट आंदोलन ने भविष्य के लिए रास्ता बनाया। मुख्य अंतर: जापान में एकता और योजनाबद्ध तरीका था, जबकि चीन में अराजकता और विदेशी हस्तक्षेप। इसीलिए जापान विश्व शक्ति बना और चीन संघर्ष करता रहा। वैश्विक प्रभाव: जापान और चीन के आधुनिकीकरण ने एशिया और दुनिया की शक्ति गतिशीलता को बदल दिया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। ये बिंदु याद रखो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जब 1937 में जापान ने चाइना पर हमला किया तो उस समय की रूलिंग पार्टी गोमिंडांग पीछे हटने लगी। इस लंबी और थका देने वाली जंग ने चाइना को कमज़ोर कर दिया। देश में दो बड़े क्राइसिस थे। एक इकोलॉजिकल क्राइसिस, ज़मीन बंजर हो रही थी, जंगल कट रहे थे और हर साल बाढ़ आ रही थी। दूसरा एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस, ज़मींदारी सिस्टम, कर्ज, पुरानी टेक्नोलॉजी और ख़राब कम्युनिकेशन ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी माहौल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या सीसीपी, जो 1921 में बनी थी, को बढ़ने का मौका मिला। शुरू में सीसीपी ने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को फॉलो किया, जिसके हिसाब से रेवोल्यूशन शहरों के वर्किंग क्लास या मजदूर लाते हैं। लेकिन एक लीडर ने इस रूल बुक को ही बदल दिया। उनका नाम था माओ जेडोंग। माओ ने कहा कि चाइना का रेवोल्यूशन शहरों से नहीं बल्कि गाँव के करोड़ों किसानों से आएगा। उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम पेजेंट्री पर बेस किया। जब गोमिंडांग ने उन पर हमला किया तो माओ अपनी सेना के साथ जियांगसी के पहाड़ों में जा छिपे। यहाँ 1928 से 1934 तक उन्होंने एक अलग ही दुनिया बनाई। उन्होंने किसानों की एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल, जिसे सोवियत कहते थे, बनाई। ज़मीन को ज़मींदारों से छीनकर किसानों में बांट दिया गया। माओ ने औरतों की प्रॉब्लम्स को समझा, रूरल विमेंस एसोसिएशंस बनवाई और एक नया मैरिज लॉ लागू किया जिसने ज़बरदस्ती की शादियों पर रोक लगा दी। इसी बीच गोमिंडांग की सेना ने उनके जियांगसी बेस को घेर लिया। बचने के लिए सीसीपी ने वो किया जिसे आज दुनिया द लॉन्ग मार्च के नाम से जानती है। 1934-35 में उन्होंने करीब 6000 माइल्स यानी लगभग 10,000 किलोमीटर का एक बेहद मुश्किल सफ़र तय किया और शांची में अपना नया बेस बनाया। इस लॉन्ग मार्च ने उन्हें एक मजबूत सोशल बेस दिया और आखिरकार वॉर के बाद सीसीपी ने गोमिंडांग को हराकर चाइना पर कब्जा कर लिया। Establishing the New Democracy 1949-65। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। शुरू में ये न्यू डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स पर चली, जिसका मतलब था कि सभी सोशल क्लासेस का एक अलायंस होगा। इकोनॉमी के ज़रूरी हिस्सों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया और प्राइवेट ज़मीन जायदाद को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 1958 में एक रेडिकल पॉलिसी आई, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था चाइना को तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज करना। लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपने घरों के पिछवाड़े में स्टील की भट्टियां लगाएं। गाँवों में पीपल्स कम्यून्स बनाए गए जहां ज़मीन पर सबका साझा हक होता था और सब मिलकर खेती करते थे। 1958 तक चाइना की 98% खेती की ज़मीन इन्हीं कम्यून्स के अंडर आ चुकी थी। पार्टी के अंदर सभी लोग इससे खुश नहीं थे। लियू शाओची और डेंग जियाओपिंग जैसे लीडर्स ने कम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश की क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहा था और बैकयार्ड फर्नेसेस में बना स्टील इंडस्ट्रियल यूज़ के लायक ही नहीं था। कन्फ्लिक्टिंग विजन्स 1965-78। माओ जो एक सोशलिस्ट मैन बनाना चाहते थे और वो लीडर्स जो आइडियोलॉजी से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते थे, इनके बीच का झगड़ा बढ़ता गया। इसका नतीजा था 1965 में शुरू हुई द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ ने अपने क्रिटिक्स को दबाने के लिए रेड गार्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स और आर्मी के लोग थे। इन्होंने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाँव में जनता से सीखने के लिए भेज दिया गया। इस दौर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रोफेशनल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी हो गई। इस कल्चरल रेवोल्यूशन ने पार्टी को कमज़ोर किया और देश की इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 एंड द स्टोरी ऑफ ताइवान। कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद डेंग जियाओपिंग ने पार्टी पर कंट्रोल बनाए रखते हुए एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने 4 मॉडर्नाइजेशंस यानी साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस को अपना गोल बनाया। माहौल थोड़ा आज़ाद हुआ। 5 दिसंबर 1978 को एक वॉल पोस्टर लगाया गया जिसका नाम था द 5th मॉडर्नाइजेशन। इसमें लिखा था कि डेमोक्रेसी के बिना बाकी 4 मॉडर्नाइजेशंस बेकार हैं। लेकिन जब 1989 में तियाननमेन स्क्वायर पर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा आज़ादी की मांग की तो उन्हें फोर्स से दबा दिया गया। अब आते हैं ताइवान की कहानी पर।
जब चियांग काई शेक 1949 में सीसीपी से हारकर ताइवान भागे तो वो अपने साथ ढेर सारा सोना और कीमती खजाना ले गए थे। वहाँ उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। शुरू में उन्होंने एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट चलाई, लेकिन साथ ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया। 1973 तक ताइवान का जीएनपी एशिया में सिर्फ जापान के बाद दूसरे नंबर पर था। चियांग काई शेक की मौत के बाद ताइवान धीरे धीरे एक डेमोक्रेसी बन गया, जहां 1987 में मार्शल लॉ हटाकर ऑपोजिशन पार्टीज को लीगल कर दिया गया। द स्टोरी ऑफ कोरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। अब आते हैं कोरिया पर। जापानीज शासन के बाद कोरिया आज़ाद हुआ, लेकिन नॉर्थ और साउथ में बंट गया। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई, जिसने साउथ कोरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वॉर के बाद सिंगमन री के अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद 1961 में जनरल पार्क चुन ही ने मिलिट्री कू करके सत्ता हासिल कर ली। पार्क चुन ही ने देश में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की शुरुआत की। उनकी पॉलिसी स्टेट लेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। सरकार ने बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स को सपोर्ट किया। शुरू में टेक्सटाइल जैसी लाइट इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, फिर 1970s में स्टील, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। इस दौरान 1970 में सेमाउल मूवमेंट या न्यू विलेज मूवमेंट भी शुरू किया गया, ताकि गांव के लोगों को डेवलप किया जा सके। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ की कीमत लोकतंत्र को दबाकर चुकाई गई। पार्क ने यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन लाकर परमानेंट प्रेसिडेंसी हासिल कर ली। लेकिन जैसा ताइवान में हुआ, वैसा ही कोरिया में भी हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लोगों में पॉलिटिकल राइट्स की अवेयरनेस बढ़ी। 1980 में ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट को ब्रूटल तरीके से दबा दिया गया, लेकिन लोगों की आवाज़ नहीं दबी। आखिरकार 1987 में हुए जून डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट के बाद सरकार को झुकना पड़ा और देश में डायरेक्ट इलेक्शंस का रास्ता साफ हुआ। इसके ठीक 10 साल बाद 1997 में कोरिया को एक बड़े फॉरेन करेंसी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इससे उभरने के लिए देश ने IMF से लोन लिया और देश के आम नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चलाकर अपना सोना दान किया, ताकि देश का कर्ज चुकाया जा सके। तो हमने देखा कि जापान और चाइना ने मॉडर्नाइजेशन के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। जापान ने अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखी और अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को नए तरीकों से इस्तेमाल किया, लेकिन इससे एक अग्रेसिव नेशनलिज्म पैदा हुआ। चाइना का रास्ता बिल्कुल अलग था। यहाँ ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया गया ताकि देश को एक किया जा सके। CCP ने देश से पुरानी इनइक्वालिटीज़ को हटाया, एजुकेशन को बढ़ाया, लेकिन एक ऐसा रिप्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसमें आज़ादी और बराबरी सिर्फ नारे बनकर रह गए। आज चाइना एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अब भी टाइटली कंट्रोल है। अगर आपको मेरे साथ क्लास 12 में भी स्टडी करना है तो बिना कुछ सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार कक्षा 11वीं इतिहास के सभी अध्यायों की ये संपूर्ण यात्रा यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको विषय को समझने, पुनरावृत्ति करने और परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने में अवश्य सहायक होगी। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे पसंद करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही सरल, रोचक और एनिमेशन के माध्यम से तैयार की गई शिक्षाप्रद वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।